हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर। चलिए आज इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत खत्म करनी है। इकोनॉमी मतलब ज़्यादा हो सके उतना सर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट्स नॉट विजिबल, मतलब क्या विजिबल नहीं है? इज इट पॉसिबल टू स्कोर 350 मार्क्स? पुराने पेपर में आते थे, पुराने मतलब व्हेन 600 मार्क्स का पेपर स्टाइल होता था, आते थे। अभी भी देयर आर चांसेस कि अगर आप क्या कहते हैं कि थोड़ा सिस्टमैटिक वे के थ्रू लिखोगे तो यू विल गेट मार्क्स, हो कैसा नहीं है। वो डिपेंड करता है, सब्जेक्टिविटी थोड़ी हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि वंस यू स्कोर बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज तो आपका पेपर मॉडरेट होता है। मॉडरेशन समझ में आता है ना सर, 2-3 बार इवैल्यूएट होता है फिर मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। तो फिर उसमें फिर आधा-आधा एक-एक नंबर बहुत काटते हैं, छोटी-छोटी बातों फिर, क्योंकि एक्सीलेंट पेपर मिला है यूपीएससी को, तो देख रहा है कि वे कहाँ पे इनका अब छोटी गुस्ताखी लेके भी काट दे सर। तो कभी-कभी ये होगा कि नॉर्मल केसेस में नहीं डिडक्ट करेंगे सर, ठीक है ना? तो हाँ, मैं अभी फिर से अटैच कर देता हूँ उसको सर, ठीक। अच्छा, ये आपकी बातें कहाँ पे होती है? लर्नर्स बोल रहे थे आंसर नहीं सबमिट हो रहा है, तो ये करेंगे सर। हाँ, आपका मतलब दूसरा ग्रुप है क्या कोई? इज देयर सम अदर ग्रुप एज़ वेल? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं देख लेता हूँ, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी इट, बट आई विल अपडेट यू सर, है ना? ठीक है, मैं देख के बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। कुछ नया करते हैं सर, चिंता मत करो। वापस आते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे सल्तनत को, और सल्तनत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमने देखा था, राइट सर? ठीक है, मतलब लैंड रेवेन्यू का पॉइंट हमने देख लिया था। वी हैड सीन दी पॉइंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, और बताने की कोशिश की थी कि सुल्तानों के द्वारा एग्रीकल्चर को लेके क्या हुआ सर, ठीक है। तो उसमें किसी को दो राय नहीं है, मतलब आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। एंड वी हैव गिवन इनफ टाइम टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अच्छा, आपको लिखा जाता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या हाउ द एग्रीकल्चर डेवलप ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, गिविंग एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस के बेसिस के ऊपर अगर आपको लिखना है तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे सर, ठीक है। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, अभी कल हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर का एक पार्ट देखा था। एक पार्ट का मतलब ये है कि वी हैड सीन सिंगल पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, क्या हो रहा है सर, ठीक है। बड़ा बेकार सा हो गया है सर, ठीक है। ये क्रोम में प्रॉब्लम आता है क्या सर? चलो ठीक है, यूँ नहीं तो यूँ, फाइल लोडिंग नहीं हो रहा था, अब हो गया। हाँ जी, तो कल हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस करवा रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन टेक्निक के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि एग्रीकल्चर के अंदर इनकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसे निकलते हैं सर, ठीक है। इसमें फॉरेन ऑथर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है, एंड वी विल फाइंड कि दिल्ली सल्तनत में द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है, या डिलिनेट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, आपको ये जो प्रश्न पूछा गया है सर, ठीक है, ये तो पूरा है। जस्ट अ सेकंड, ये वाला द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। तो इसमें आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर 3-4 चीजें लिखनी है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो एक सेकंड, हम लोग क्वेश्चन सेंटर चले जाते हैं, तो आपको आइडिया रह जाएगा कि आपको तो डिलिनेट करना है, उसका रूपरेखा तैयार करना है सर, ठीक है। तो आप दो तरह से इसकी रूपरेखा तैयार करोगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर के बारे में उसका स्टेटस आप समझाने की कोशिश करोगे सर, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि इन द इंट्रोडक्शन साइड, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस इन द दिल्ली सल्तनत, सही गलत सर, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लिखना शुरू कर दोगे सर, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों हो रहा था वो आप थोड़ा बहुत लिख दोगे, क्योंकि स्टेट को रेवेन्यू चाहिए थी ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू सर, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू तभी आ पाएगी जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, इसके लिए स्टेट ने लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की सर, है ना। और फिर नए नए एरियाज को, न्यूली कॉन्कर टेरिटरीज को वहां पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के रूप में यूज करने की कोशिश की। इसके लिए स्टेट ने इंफ्रा बनाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बेसिकली दो प्रकार का काम किया, एक तो कैनल वेनॉल बनाए, वेल्स बनाए, मैंने आपको बताया इरिगेशन की टेक्निक डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। एंड साथ साथ वी आल्सो कम टू नो अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज एग्रीकल्चर को मार्केट के साथ लिंकअप करवा दिया गया सर, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड कि प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर बेचने का एक प्रावधान क्रिएट करवाया गया, या लोन बनाने की देने की कोशिश की जाती है सर, है ना, या मॉडल फार्म बनाने की कोशिश की, वो कितनी हद तक सक्सेसफुल रहता है वो सब हमने देख लिया था सर, ठीक है। इसी का आउटकम क्या पड़ा फिर उसके बाद, ये तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, दिस इज द पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, है ना, कि इसका एक पार्ट हमने कल देख लिया था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वैसी लाई गई थी जो एग्रीकल्चर के लिए फायदेकारक रहेगी सर, ठीक है। अगर आपको लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है तो उसमें खूब कदम चौधरी एंड बहुत सारी कहानी होगी, पर इसमें क्या पूछा गया है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। समझे नहीं समझे आप? देखिए क्वेश्चन में लैंड रेवेन्यू नहीं पूछा है सीधा सीधा, आपको पूछा गया है द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम बेसिकली कृषि व्यवस्था, कृषि की जो अवस्था थी उसके ऊपर लिखेंगे सर, ठीक है, कि कृषि कैसी हुआ करती थी। तो कृषि का एक पार्ट हमने लिख दिया कि भाई ये तो फर्स्ट पार्ट है जहां पे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव था, लैंड ग्रांट्स और न्यू टेरिटरीज को एकता के थ्रू कन्वर्ट करवाया गया, और बेसिकली वहां पे खेती का विकास करवाने की कोशिश की गई। उसके लिए राजाओं के द्वारा कैनल वेनॉल सिस्टम बनाई जाती है, वेल्स ये वो फलाडीन का सर, ठीक है। फिर अवस्था के ऊपर आप लिखोगे कि आपको कहां कहां पे क्रॉप्स के बारे में नॉलेज मिलता है, किस प्रकार से यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था सर, है ना, उसका नॉलेज मिलता है। इसके बाद ऑथर्स ने क्या क्या इसके ऊपर लिखा है सर, समझे कि नहीं समझे। और उसके बाद स्टेटस, स्टेटस का मतलब है कि उसमें कंडीशन क्या हुआ करती थी सर, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसको भी थोड़ा बहुत पहले हम लोग मोटे मोटे तौर पर डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सी द आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आंसर में उसको कैसे रिफ्रेम किया जा सकता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट समझ में आया आपको कि भाई कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब उसके बारे में कंटेम्प्रेरी ऑथर्स ने क्या क्या चीजें लिखी है सर, ठीक है। तो हमने कल आपको इरिगेशन टेक्निक के बारे में बताया था सर, है ना, और वी हैड डिस्कस अबाउट द इरिगेशन टेक्निक। तो ये टेक्निक के अंदर हमने देखा था कि वेल इरिगेशन हो रहा है, कैनल इरिगेशन हो रहा है, पॉन्ड्स एंड लेक इरिगेशन हो रहा था, अलग अलग प्रकार से सर, ठीक है। विल आल्सो फाइंड कि यहाँ पे चैनल्स बनवाई गई थी, छोटी 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 नहरें बनाई जाती है जो नदी के अंदर से, नाले के अंदर से खेत की तरफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी सर, ठीक है। तो इन सब के अंदर हमने वेल की टेक्निक के बारे में देखा था, और वेल इरिगेशन की टेक्निक के अंतर्गत मैं आपको कल बता रहा था कि जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस डेवलपमेंट शुरू हुई, उसमें ये अरगहट्टा का बहुत बड़ा रोल है। इसको सकिया भी कहते हैं, या इसी को नोरा भी कहते हैं सर, ठीक है ना। देयर आर मल्टीपल नेम्स बिहाइंड दैट, ओके। ये जो नोरा जो है इसके अंदर बेसिकली गियर सिस्टम थी और बहुत सारी
मल्टीपल बकेट्स होती है जो व्हील के साथ कनेक्ट की जाती है, और वो व्हील जो है उसका शाफ्ट जो होगा अल्टीमेटली एक जानवर के साथ, नॉर्मल केसेस में गाय के साथ या बैल, गाय तो नहीं होगी, बैल होगा, बुलॉक होगा सर, ठीक है, उसके साथ लिंक अप कर दिया जाएगा। तो बुलॉक गोल गोल घूमता रहेगा एंड देन यू विल फाइंड कि पानी बाहर निकलता रहेगा और कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई मिलेगा सर। कंटीन्यूअस क्यों मिलेगा? क्योंकि ऊपर वाले जितने भी इनफैक्ट सिस्टम थे उसमें डिसकंटीन्यूअस है, इंटरमीडिएट है, एक ही बकेट होती है नॉर्मल केस में। तो बकेट नीचे जाएगी, फिर भरेगी, फिर बाहर आएगी, वो पानी बाहर निकल गया। उसमें क्या है कि बहुत सारी आपने देखा देखा है ना सर, सखिया आपने देखा कि नहीं देखा है सर आपने, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सखिया सिस्टम है या ढेकली सिस्टम है सर, या ढेंकी भी कहते हैं उसको सर, ठीक है। वो थोड़ा अलग था, उसके सिवाय पुली सिस्टम थी जिसको चरसा के रूप में पहचानते हैं, जहाँ पे नॉर्मल बैल चलता था सर, ठीक है। आपको यहाँ पे चरसा सिस्टम के अंदर बैल दिखेगा, पर प्रॉब्लम ये था कि एक ही बकेट होती थी। अरगहट्टा के अंदर जो पर्शियन व्हील की टेक्निक आती है, इसको नौरिया या नौरा भी कहा गया है, वो एक ऐसी टेक्निक है बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे व्हील्स, बहुत सारी बकेट होती है एक व्हील के ऊपर सर, ठीक है। तो कल हमने आपको फोटो फोटो नहीं दिखाया था, पर खाली इमेज आपको समझाने की कोशिश की थी कि उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है सर, है ना। तो एक्चुअली ये होता है इस तरह से, यहाँ पे पुली होगा सर, ठीक है, ये इसके थ्रू, और फिर यहाँ पे यू विल फाइंड द होल व्हील विल बी देयर सर, ठीक है। तो व्हील के थ्रू क्या होता है कि आपकी जो बहुत सारी बकेट्स होती है ना, वो बकेट्स यहाँ पे लिंकअप होती है सर, ठीक है। और पानी बेसिकली यहाँ से नीचे से पुली के थ्रू ऊपर पुल अप होता रहता है, और फिर यू सी कि यहाँ से एक शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट कोई जानवर के साथ बांधा होगा, ये जानवर गोल गोल घूमता रहेगा और आपका पानी यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, एंड देन इवेंचुअली इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स, है ना। तो फिर वो यहाँ से फिर फ्लो के सीधा फार्म की तरफ चला जाएगा सर, ठीक है। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी, आप कभी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि बाकी की चारों जो टेक्निक थी वो उनको एंशिएंट इंडिया में दिखती है। जैसे आप चरखा सिस्टम के बारे में, चरसा सिस्टम के बारे में देखोगे तो दैट वाज सीन इन दी चोला पीरियड एज वेल। बट अरगहट्टा जो पर्शियन व्हील है उसको लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है कि भाई भारत में था, कोई कहता है नहीं है। उसकी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जा रहा हूं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टुक प्लेस बिकॉज़ ऑफ द इरिगेशनल टेक्निक्स, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको ये पता चल रहा है कि बिकॉज़ इरिगेशन टेक्निक डेवलप हो गई अलग-अलग प्रकार की, ये मैंने आपको बताया झाड़ की डाली का उपयोग करते थे काउंटर वेट सिस्टम के रूप में, लिवर सिस्टम के रूप में, जहां एक साइड के ऊपर बकेट बांध दिया करते थे और वहां से भी पानी आपका निकल जाता था, ठीक है ना। तो अलग-अलग रास्तों के थ्रू इन्होंने पानी को निकालने की कोशिश की है और इसका फिर मेंशन किया है बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा, ठीक है। तो आपको आइडिया ये रहना चाहिए कि द इरिगेशन डेवलपमेंट वाज एक्चुअली मेंशन बाय मल्टीपल ऑथर्स, है ना। बहुत सारे ऑथर्स ने उसको मेंशन किया हुआ है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि आपको पता चलेगा जयसी करके एक ऑथर था। जयसी के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसने पद्मावत नाम की कविता लिखी थी, वो 16वीं सेंचुरी में लिखी जाती है। जयसी शेरशाह सूरी के कंटेम्पररी हुआ करता था सर, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जयसी ये बेसिकली अरगहट्टा के बारे में लिखता है और लिखता है कि भाई इन दी रीजन ऑफ अवध, अवध वाले रीजन के अंदर वी डू गेट एविडेंसेस ऑफ दी अरगहट्टा सिस्टम सर, है ना। मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ-कुछ रीजन के अंदर अरगहट्टा यूज हो रहा था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। इसी तौर के ऊपर इब्न बतूता भी लिखता है, इब्न बतूता भी लिखता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था अलग-अलग रीजन्स में, तो इन बंगाल आल्सो आई आल्सो कम टू नो अबाउट द अरगहट्टा सिस्टम। बंगाल के अंदर जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे अरगहट्टा के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक है। फिर बाबर आया भारत के अंदर, तो आपको बाबरनामा पता होगा सर, ठीक है। तो जब बाबर आता है, बाबरनामा के अंदर बाबर भी इनफैक्ट ढेंकी के बारे में लिखता है सर, वही ढेंकी जो बेसिकली झाड़ की एक डाली होती है, पीछे काउंटर वेट लगा दिया जाता है सो दैट पुली मैकेनिज्म के रूप में सर, है ना, कि पानी की बकेट को वो नदी में या नाले में डुबाया जाएगा और उसको पुल अप किया जाएगा सर, ठीक है ना। तो बाबर आल्सो राइट अबाउट द ढेंकी सिस्टम बीइंग यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द रीजन सर, समझे। अब सवाल ये आता है कि अगर आप इनफैक्ट इतने सारे ऑथर्स जो कंटेम्पररी थे, कुछ-कुछ बाद में थे, ये बता रहे हैं, मतलब ये है कि इरिगेशन टेक्निक यहाँ पे हुई थी सर, गेटिंग माय पॉइंट। अब जब इरिगेशन हो रहा है, ऑब्वियस है कि आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए हैं। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज में आपने आयरन के टूल्स बहुत सारे यूज किए हैं। ये आयरन के टूल्स होने के कारण आपका टिलिंग का प्रोसेस है, आपकी कटिंग का प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, उसमें भी काफी सारे बदलाव आए हैं सर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल टेक प्लेस और स्टेट को काफी सारी रेवेन्यू मिलेगी और फूड सेल्फ सफिशिएंसी भी होने की शक्यता थोड़ी बहुत होगी सर, ठीक है। अब फूड क्रॉप्स के बारे में हमको क्या-क्या चीजें मिलती है सर, ठीक है। तो आपको 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। इसमें भी फॉरेन ऑथर सबसे ज्यादा लिखेंगे सर, है ना, क्योंकि लिखने वाला जो महाशय था वो था इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के साथ स्टोरी क्या है सर, है ना, ये बहुत सारी जगहों पे घूमता है एक्चुअली। सो ही केम टू सिंध फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सेंट्रल एशिया से सिंध आया था पहले सर, ठीक है। और वो आया था तो मोरक्को से सर। तो मोरक्को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ कहीं पे अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे दिखेगा सर, ठीक है। तो यहाँ से घूमता-घूमता यूं अरब गया और फिर उसके ऊपर सेंट्रल एशिया गया, सेंट्रल एशिया से समरकांड गया, देन ही केम टू सिंध और सिंध से फाइनली ही केम टू मुल्तान दिल्ली और दिल्ली में थोड़े समय तक रुका और फिर भारत दर्शन किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, मलाबार गया, मलाबार से मालदीव्स गया, मालदीव से फिर बंगाल आया सर, फिर बंगाल में घूमा, फिर वापस साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू चाइना चला जाता है सर, ठीक है। और चाइना से देन ही गोज़ बैक टू मोरक्को। मतलब लंबी कहानी है सर इसकी सर, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे कल परसों में जब लिटरेचर के ऊपर आ जाऊंगा सर मैं। तो कहानी ये है कि बतूता राइट्स मल्टीपल थिंग्स अबाउट द दिल्ली सल्तनत और बतूता ने बेसिकली क्रॉपिंग के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है सर, ठीक है। अब बतूता क्या बताता है, व्हाट आर द एम्पिरिकल एविडेंसेस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में आपको पता होना चाहिए which is written by a foreign author so that at least we can see that he did not have some biases and उसने भारत के अलग-अलग रीजन को ट्रैवल भी किया था सर। वो पहले तो बताता है कि मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर वर 2 क्रॉप्स अ ईयर, है ना। तो ये बता रहा है कि देयर वर 2 क्रॉप्स अ ईयर व्हिच वाज बीइंग ग्रोन और ये चीज दर्शा रही है कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ठीक-ठाक था। सही गलत सर, ठीक है। दूसरा बतूता यहाँ पे हाईलाइट करवाने की कोशिश करेगा अबाउट द नेचर ऑफ क्रॉप्स। तो बताता है कि यहाँ पे मिलेट ग्रो किए जा रहे थे, पल्सेस ग्रो किए जा रहे थे सर, ठीक है। वो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे व्हीट था, बीन था सर, है ना, रबी, खरीफ सबके सब, है ना। तो अलग-अलग प्रकार की क्रॉप्स के बारे में बताता है। तो खरीफ रबी दोनों क्रॉप्स के बारे में बताता है इब्न बतूता। सो इस हाईलाइटिंग कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ये बता रहा है कि शुगरकेन को भी ग्रो करवाया जा रहा था और शुगरकेन अगर आप देखें कि इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, है ना, आपको भी पता है सर, है ना। शुगरकेन को उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए सर, ठीक है। तो अगर शुगरकेन ग्रो करवाया जा रहा है मतलब पानी की आपूर्ति है सर। विदाउट दिस कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इट इज नॉट पॉसिबल सर, है ना। चलो कुछ-कुछ क्रॉप्स में व्हीट में ऐसा होगा कि थोड़ा पानी कम लगेगा तो चल सकता है, बट शुगरकेन में तो ये नहीं चल सकता है ना सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हाइलाइट्स द डेवलपमेंट कि किस तरह से यहाँ पे हुआ सर। खास करके उसने राइस कल्टीवेशन के बारे में बताया और उसने दिखाया कि दोआब से लेके बंगाल वाले रीजन में उसको राइस कल्टीवेशन की बहुत फाइन वैराइटीज देखने को मिली और उसको भी यहाँ पे बीटल लीफ के बारे में पता चलता है। तो जो मार्को पोलो की कहानी हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताई थी कि पान खाए सही हमारा कुर्ते पे छींट लाल लाल सर, ठीक है। तो ये भी बताता है कि यहाँ के लोग शौकीन थे सर। एक्चुअली बीटल लीफ का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था इंडोनेशिया से सर। तो बेसिकली यू विल फाइंड कि बीटल लीफ जो है वो इंडोनेशिया, उसका जो टेक्निक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हमने इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया से लिया था समवेयर इन द पल्लवा पीरियड, पल्लवा या चोलास के ट्रांजिशन पीरियड, ऐसा कहते हैं कि वहां से आया है सर, ठीक है, बीटल लीफ वाला डेवलपमेंट। तो वी डू गेट इंस्टेंसेस यहाँ पे सर, ठीक है। दूसरा मार्को मार्को कहाँ इब्न बतूता यहाँ फ्रूट्स के बारे में लिखता है। तो ही राइट्स अबाउट मैंगोस, वो लिखता है कि यहाँ पे मैंगोस बहुत हुआ करते थे सर, ठीक है ना। वो ऑरेंज के बारे में लिखता है सर और वो वहां तक लिखता है कि गोवा से लेके किलम तक, मतलब किलोन या बेसिकली आज का कोलम है, तो गोवा से लेके कोलम तक रास्ते में अगर झाड़ के नीचे से अगर कोई फ्रूट पड़ा हुआ है तो नो वन टेक्स इट, वो कोई चोरी नहीं करता है, क्योंकि चोरी करता था लोगों को डर रहता था कि भाई पिटाई ना हो जाए सर, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी आपको दिखेगी, वो बताता है ऑरेंजेस और मैंगो ये वो फलाडीन का सर, ठीक है। तो हमको ये याद नहीं रखना कि कौन से फ्रूट्स, हमको नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर से आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने वाटर इंटेंसिव थे और इसकी डिमांड होती होगी कि नहीं होती होगी सर, ठीक है। तो ये तो इब्न बतूता ने बताया। इब्न बतूता क्योंकि बहुत सारी जगह पे ट्रैवल
किया था तो उसको हम लेजिटिमाइज कर सकते हैं सर, ठीक है। इसके सिवा एक और ट्रैवलर आया था चाइना से, अगर आप याद करें कौन था, महुआन सर है ना, याद आया कि नहीं आया। अब ये महुआन करके जो महाशय आए थे चाइना से, ये भी लिखते हैं। अब ये कहाँ पे आया था, ही वाज एक्चुअली इन द बंगाल रीजन। तो बंगाल में चिटगांव वाला जो रीजन है वहाँ पे वो हाईलाइट करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। सो वो भी बताता है कि यहाँ पे राइस था, मिलेट था, सीसम था। सीसम समझ में आता है, तल हुआ करता था सर, ठीक है। सो ही टॉक्स अबाउट द राइस। बंगाल में राइस कल्टीवेशन तभी भी हो रहा था सर, ठीक है। मिलेट्स अलग अलग प्रकार के हो रहे थे। सीसम हो रहा था, सीसम का मतलब है बेसिकली तल, तिल का तेल हम लोग कह सकते हैं, उन सब का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। ही आल्सो टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट। इनफैक्ट है ना, ये भी कोकोनट के बारे में लिखेगा। तो ये कोकोनट के बारे में लिखता है। और इवन बतूता तो कोकोनट के बारे में बताता है कि जो कोकोनट है, इसके वो जो रेशे होते हैं ना, मतलब नारियल का जो पूरा का पूरा फ्रूट होता है, उसके रेशे निकाल के ये लोग बोट में यूज करते थे सर, ठीक है ना। तो वो तो वहां तक बताता है कि भाई इसका क्योंकि क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उसको आप खींचोगे है ना, वो टूटेगा नहीं इस तरह से सर, ठीक है। तो बोट कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, तो ये भी बता रहा है सर, ठीक है। महुआन भी बता रहा है क्योंकि ही केम इन बंगाल रीजन सर, तो वहां पे भी कोकोनट कोकोनट की खेती हो रही थी मल्टीपल एरियाज की सर, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स की। तो यू कम टू नो अबाउट दिस क्रॉप्स जो बेसिकली फ्रूट के रूप में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कहानी दिखेगी। ही आल्सो टॉक्स अबाउट द कॉटन डेवलपमेंट। कॉटन क्यों था, क्योंकि बंगाल वाज एरिया जहां पे टेक्सटाइल डेवलपमेंट बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि ये जो टेक्सटाइल डेवलपमेंट है, ये टेक्सटाइल ये भी लिखेगा सर, ये भी कॉटन के बारे में लिखता है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सप्लीमेंट करेगा सर, ठीक है। ही आल्सो टॉक्स अबाउट द इंडिगो कल्टीवेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड शुगर केन एज वेल सर, ठीक है ना। तो आप देखिए कि ये कैश क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं, और कैश क्रॉप्स का डेवलपमेंट मतलब ये है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय अर्बनाइजेशन प्रोसेस। तो थर्ड अर्बन रिवॉल्यूशन की कहानी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो इन सब की कहानी आपको यहाँ से दिखेगी जो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रूप में हमको मिल जाती है सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट आपको यहाँ से पता चलेगी राजाओं के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए इरिगेशन को लेकर। इरिगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, पर क्रॉपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। यू विल सी कि राजाओं ने खास करके फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लिख सकते हो कि उसने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था सर, है ना। अब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये भी थोड़ा वाटर इंटेंसिव है सर, क्योंकि ये गार्डनिंग को प्रमोट कर रहा था सर, है ना, समझे नहीं समझे। और आप जब गार्डनिंग प्रमोट करते हो तो बेसिकली आपको पानी बहुत चाहिए गार्डनिंग प्रमोट करने में। और बेसिकली यहाँ पे जो मूल कार्य था वो था फ्लावर्स का सर, ठीक है ना। सो यू सी दैट एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑर्चार्ड्स और फ्लावर्स को ये सब बनवा रहा था सर, ठीक है। उससे पैसा कमा रहा था, उसको सालाना लाखों टन की बेसिकली फायदा हो रहा था। इनफैक्ट इसी के अंदर काफी लोग कहते हैं कि सैंडलवुड को ग्रो करवाने की भी कोशिश की गई थी राजाओं के द्वारा। और अगर सैंडलवुड को आप जब ग्रो करवा रहे हो तो दिस थिंग आल्सो इंप्लाइज कि यू आर अर्निंग रेवेन्यू आउट ऑफ दैट सर, समझे। दूसरा क्या था कि ये लोग उसमें बहुत शौकीन थे, क्या कहते हैं, इत्र में बहुत शौकीन थे। इत्र समझ में आता है सर, परफ्यूम कहते हैं उसको आज की तारीख में सर, ठीक है। तो बिकॉज़ एंड दिस इज वन ऑफ द सारे शौक बहुत पुराने थे सर, है ना, ये सल्तनत के और मुगल्स के आप देखिए सर, ठीक है। तो दे हैड वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो इसके कारण ये एग्रीकल्चर में इन सब प्रोडक्ट्स को उगाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स हाइलाइट्स कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट आपको यहाँ से दिखता है सर, ठीक है। तो महुआन बताता है, बतूता बताता है, फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए, ये आपको पता चलता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब इसमें स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या-क्या चीजें लिखवा सकते हैं सर, है ना। हम स्टेटस के अंदर लिख सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कमोडिटीज दैट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मेंशन्ड बाय मल्टीपल ऑथर्स, वी डू सी दैट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस आल्सो ऑलवेज टेक प्लेस, है ना। क्योंकि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर लिखना है ना आपको, तो आपको ये आईडिया रहना चाहिए कि बेसिकली फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन के रूप में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल प्ले था सर, और डिमांड सप्लाई का रोल प्ले था एट टाइम्स आप देखोगे तो कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो उसके कारण भी आपकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती थी। और ये जो प्राइसेस फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए बहुत सारे सुल्तान्स ने करेक्टिव एक्शन भी लिए थे सर, है ना। तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आप लिख सकते हो कि देयर वाज कंटीन्यूअस demand and supply mismatch, there was calamities, there were natural calamities, water was not able to like or might the monsoon failure would have taken place, ठीक है, and this would have resulted into a condition where the prices would have increased or decreased in a drastic way, and some sultans took corrective action for the prices control, है ना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। आप लिखोगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब खिलजी के बारे में मार्केट रिफॉर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि किस तरह से प्राइसेस को इन्होंने हाईलाइट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि भाई इतने जीतल का ये होना चाहिए, इतने टंका का ये होना चाहिए, इतने जीतल की इस तरह की कंडीशन होगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ऑल दिस थिंग्स हाईलाइट्स कि भाई ये क्या कंडीशन थी सर, है ना। आखिर में स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग लिखेंगे कि जहां पे सप्लाई अच्छा था, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, वहां पे प्राइसेस काफी सस्ते हुआ करते थे। एंड इसके बारे में इब्न बतूता लिखता है कि मैं जब बंगाल की तरफ विजिट किया तो सबसे चीपेस्ट इनफैक्ट प्राइसेस मुझे यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन काफी अच्छा था, क्वालिटी काफी अच्छी थी। एंड वो बता रहा है कि भाई राइस की क्वालिटी और क्वांटिटी देख के मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां पे इस प्रकार की चीजें नहीं मिल पाती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। तो बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे मल्टीपल यू विल सी स्कॉलर्स और ये लिखेंगे कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर में दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग प्रकार की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुई। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप यू कैन गिव मल्टीपल एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैश क्रॉप्स, कॉटन, शुगर केन, इंडिगो। अभी टोबैको नहीं आया था, टोबैको मत छाप दीजिएगा गलती से सर, ठीक है, क्योंकि 2 या 2.5 साल पहले कहीं पे एग्जांपल दे रहा था तो कैंडिडेट ने टोबैको बोल दिया। मैंने बोला भाई टोबैको अभी बाकी है, पोर्चुगीज अभी लेके आने वाले हैं और मुगल काल में ज्यादा बढ़ेगा सर, ठीक है ना। मैंने बोला फेंको पर माप में फेंको सर, ठीक है, एग्जामिनर को कन्विंस हो। वैसे ऐसे क्रॉप्स आपको लिखने हैं जो पहले से चल रहे हैं सर, ठीक है, उसका ही एक्सपेंशन होगा सर। एक्सोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस नहीं होगी सर, आप समझिए सर, ठीक है। एक्सोटिक स्पीसीज ये आपके निकाल के आते हैं जब पोर्चुगीज आएंगे सर, है ना। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई जो नॉर्मल क्रॉप्स है उसका प्रोलिफरेशन होगा, मतलब जो नॉर्मल क्रॉप्स आपके चल रहे हैं सर, ठीक है, उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्टेट को रेवेन्यू डिमांड बढ़ानी है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही रेवेन्यू डिमांड बढ़ेगी सर, है ना। इट्स वेरी क्लियर कट सर, ठीक है। तो आपको उसके साथ लिंक अप कर देना है। तो फिर वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यहाँ पे, अब जैसे साउथ इंडिया में जैक फ्रूट्स बहुत है, तो इवन बतूता जाएगा तो ही बी हाइलाइटिंग द केस ऑफ जैक फ्रूट्स। बोला भाई दक्षिण में गया, मेरे को जैक फ्रूट्स बहुत दिखे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो दिस क्रिएट्स द बेसिस फॉर द स्टेट रेवेन्यू सर, है ना, समझ आप लोग, ठीक है। तो फिर बहुत सारी कहानी दिखेगी, जिंजर है, ऑनियन है और गार्लिक है ना, फलाना ढीम का सर, ठीक है, कितने चीजों को आप देखोगे सर, ठीक है, कलर ठीक हो गया, चलिए। तो एटलीस्ट आपको ये कहानी समझ में आई, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया ना, सेकंड पार्ट कहां गया क्वेश्चन का सर, हम एक्चुअली क्वेश्चन सेंटर देख रहे थे, उसमें ये सेकंड पार्ट में आपको यही लिखना है, यू आर सपोज्ड टू राइट, हां ये वाला सर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था ना कि द सेकंड पार्ट, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि पार्ट 1 में आपने इंट्रोडक्शन में एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लिखा, व्हाई एग्रीकल्चर वाज इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू क्या थी, लैंड ग्रांट्स और न्यू टेरिटरीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फाइनली आपने स्टेटस के अंदर लिखने की कोशिश की कि कौन से क्रॉप्स कहां पे ग्रो कर रहे थे, वहां ऑथर्स ने क्या कार्य किया था, और अल्टीमेटली हम लोग ये लिख रहे हैं कि ओवरऑल कंडीशन क्या थी, इससे प्राइसेस बढ़े कि घटे। तो हम लिखेंगे कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन रहा है। ये फ्लक्चुएशन क्यों रहा है, क्योंकि जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी वहां प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते थे। इसके कारण सुल्तान ने करेक्टिव एक्शन लिए। इन सम एरियाज जहां क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत अच्छी है और पानी की आपूर्ति, वहां प्राइसेस सबसे चीपेस्ट थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इब्न बतूता जैसा व्यक्ति कह रहा है कि भाई बहुत सस्ते में चीजें मिल जाती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इनफैक्ट उसमें कहानी लिखी गई है कि बंगाल में वो जब ट्रैवल किया
तो वहाँ का एक लोकल उसको कहता है कि मैं सालाना 8 दिरहाम पे, 8 दिरहाम बेसिकली दिरहाम वाज़ सिल्वर कॉइन जो उस टाइम पे बंगाल में यूज़ हो रहा था। 8 दिरहाम में मैं अपना पूरे फैमिली के साथ और मेरे घर में एक नौकर है, उन सब का पूरा खाना है, उसमें खास करके राइस है, वो राइस की आपूर्ति मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओनली 8 दिरहाम। दिरहाम वाज़ अ काइंड ऑफ अ सिल्वर कॉइन सर, है ना? तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर कॉइन। तो यू कैन इमेजिन मतलब 8 सोने चांदी के सिक्के होंगे, उसमें पूरे साल का खाना आ जाता है उसका सर, ठीक है? तो हाउ मच इट विल बी इफेक्टिव सर, क्योंकि राइस आ गया सर, अब राइस की जगह दूसरा चाहिए क्या आपको? मच्छी चाहिए सर। वो तो आप गए सर बाजू में कहीं नदी जा रही है सर, बहुत ही डेल्टा वाला रीजन है, बोले निकालो सर, ठीक है। और बंगाल में आपने देखा होगा छोटे-छोटे पॉन्ड्स पॉन्ड्स बनाए हैं। यू नो एक्वाकल्चर बहुत प्रमोट किया है बंगाल। सो इफ यू स्टे इन बंगाल या बिहार से बंगाल वाले रीजन में सर, है ना? तो बहुत छोटे-छोटे पॉन्ड्स दिख जाएंगे आपको। तो आप 1 किलोमीटर चलोगे तो सर एक आध छोटी तालाब दिख ही जाएगा और वहाँ पे लाइव कल्टीवेशन मतलब एक्वाकल्चर होता है सर, ठीक है। और लाइव एक्वाकल्चर का फायदा ये होता है कि बोले मछली अभी फिर से फ्रेश निकल जाएगी सर, है ना? बोले भात-वात तो सस्ते में मिल गया सर, अच्छी बात है एकदम कैरम रमन जूस पियो मजा नहीं लाए। चलिए लेट मी कम बैक ओके। तो वापस आ जाते हैं सर, ठीक है ना कि क्या कहानी है। पर ये तब का है सर, ये आज का नहीं है सर, ठीक है। आज भी आप देखिए यू गो टू कलकत्ता, इवन कलकत्ता के सेंट्रल सिटी में भी आपको दिख जाएंगे सर। आप सेंट्रल सिटी मतलब कलकत्ता के ओवरऑल सिटी एरिया में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको इस प्रकार की छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल वाटर वाटर बॉडीज दिखेंगे विदिन द सिटी एरिया सर, दैट वाज़ वेरी न्यू सर। चलिए, तो वापस आ जाते हैं सर। बहुत सारे लेक आपको दिख जाते हैं सर। चलो वापस आते हैं सर। तो ये समझ में आया आपको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्या हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट होता है सर और कहाँ से वेरिएशंस हुए और ये वेरिएशंस में आप स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर को हाइलाइट करवा सकते हैं सर, ठीक है। तो ये एक मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू था व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पिक्चर क्लियर हो गया सर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर इतने टॉपिक्स थे, जो हमने कल के क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया था लैंड रेवेन्यू। आज हमने थोड़ा एग्रीकल्चर सेंट्रिक ज़्यादा देखा है, उसमें इन सबको आप कोट कर सकते हो, महुआन को, इब्न बतूता को, इवन मार्को पोलो को भी, वो भी पान खाया सर, ये हमारा कुर्ते पे छींट लाल-लाल करता है सर, ठीक है। तो ये आपकी कहानी पता होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी होगी 2 तरह से चलती है सर, ठीक है। पहली एग्रीकल्चर है, दूसरी नॉन एग्रीकल्चर है, राइट सर, ठीक है। क्योंकि मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको समझना ये है कि द सल्तनत पीरियड वाज़ सच पीरियड जहाँ पे डेवलपमेंट आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग क्या कहते हैं अपना द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्बनाइजेशन सर, है ना? तो हमको ये मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये देखना है कि अर्बनाइजेशन इसके पीछे अब हो रहा है पीछे सर, है ना? समझे? तो अब आगे चले जाते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स सी द अर्बनाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत कि कहाँ से चलेगा सर, ठीक है? तो आपको पूछेगा कि हाउ फार डू यू कंसीड दैट द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द दिल्ली सल्तनत एंड इट लेड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन। तो आप कल का क्लास याद करिए, तो हमने आपको बताया था कि प्रोफेसर हबीब ने इसके ऊपर लिखा है सर और हबीब कहते हैं कि भई ये वो टाइम था जिसके कारण बेसिकली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने की शुरुआत हुई। कल देखा था ना हमने सर, ठीक है? तो आप उसके साथ लिंक अप करवा सकते हो सर, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम या डाउट एग्रीकल्चर साइड के ऊपर लैंड रेवेन्यू भी खत्म किया हमने, एग्रीकल्चर भी खत्म कर दिया। कल लैंड रेवेन्यू का एस्पेक्ट देखा था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देख लिया था कि सुल्तानों ने क्या-क्या किया। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने आज एप्लीकेशन देखा है। सुल्तानों के रोल को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर। एग्रीकल्चर में राजा का रोल क्या था वो मैंने पढ़ा दिया है। फिरोज शाह तुगलक से लेके मोहम्मद बिन तुगलक से लेके पॉलिसीज कैसे बदली जाती है। उसका वो जो किंग्स पर्सपेक्टिव हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी आर सीइंग द ग्राउंड एप्लीकेशन। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर पूछा है ना इसके लिए। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है। तो स्टेट है, स्टेटस है, तो उसमें फिर ग्राउंड के बेसिस के ऊपर जाएंगे। तो उसमें ग्राउंड ऑथर्स के बारे में लिखना पड़ेगा और बाहर के ऑथर्स लिखते ज्यादा है क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक ऑथर्स है वो तो तवारीख लिखने में बिजी बैठे थे, तो सुल्तान की गागा ज्यादा करेंगे। चलिए सर, ठीक है ना? चलिए, तो एटलीस्ट आपकी लीनियरिटी मेंटेन हो जाएगी क्या होता है। अब देखते हैं कि अर्बनाइजेशन तभी हो पाएगा, थर्ड अर्बनाइजेशन दिल्ली सल्तनत में तभी हो पाएगा जब आपके यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होगी सर। सही कि गलत सर, ठीक है। सो यू नीड टू सी कि द अर्बनाइजेशन आल्सो रिक्वायर्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी सर, है ना? तो आप जब यहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी दे रहे हो, आप जब यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी आई, इक्का सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता है कि नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है सर? क्योंकि जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सरप्लस होना चाहिए, तब जाके ट्रेड एंड कॉमर्स होगा सर। और इसी के कारण फिर अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल, हाउ द प्रोसेस ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस, है ना? ये थर्ड अर्बनाइजेशन के रूप में प्रोफेसर हबीब का व्यू कितनी हद तक वैलिड है सर, वो सब देखेंगे सर, ठीक है। खैर वैलिडिटी का पॉइंट ऑफ व्यू उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो एमए एमफिल लेवल का हो जाता है, बट एटलीस्ट मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब देखते हैं कि क्या होता है थर्ड अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हुआ। नॉन एग्रीकल्चर में नए नए क्राफ्ट किस तरह से डेवलप हुए गए, समझे आप लोग, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। सो न्यू क्राफ्ट वर इंट्रोड्यूस्ड, ये प्रश्न पूछ दिया था 16 या 17 के अंदर, है ना? ये सब प्रीवियस के ही है, मैं वो डालना भूल गया, क्या कहते हैं अपना ईयर डालना भूल गया, पर ये पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लिए हैं। इसके लिए वो हिंदी में भी आ गया, अच्छा है सर। पुराने पेपर्स में क्या हिंदी के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये पिछले 8-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हिंदी का मिल जाता है। ये यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हमने, है ना? upsc.gov.in आप जाइएगा तो उसमें आर्काइव्स में पुराने पेपर मिलेंगे, 8-10 साल के निकलते हैं, उसके और पुराने और नहीं मिल रहे सर, ठीक है। मैं फ्री होता हूं तो मैं देख लेता हूं सर, ठीक है ना? चलिए, तो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर से। खैर अब देखो ये भी पूछा गया था, डिलीनेट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अर्बन इकोनॉमी इन 13th and 14th सेंचुरी सर, ठीक है। समझे आप लोग। फिर ये पूछा गया था असेसमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन द दिल्ली सल्तनत, मतलब मूलतः से नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अर्बनाइजेशन, समझे आप लोग, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड दिल्ली सल्तनत में नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट दिखेगा, मतलब आप विकास ही विकास दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमने देख लिया, ये जितने भी है दिस आर ऑल दी नॉन अर्बन एरियाज, सॉरी नॉन एग्रीकल्चर एरियाज, गेटिंग अ पॉइंट, है ना? समझे। सो यू विल फाइंड कि आपको टेक्सटाइल एरिया में डेवलपमेंट दिखेगा, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो अलग से हम लोग 2 घंटा सेशन लेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर, है ना? लंबा है आर्किटेक्चर में, इस बार तो पिछली बार तो गुंबद आर्किटेक्चर के ऊपर पूछ दिया था, 20 मार्क का क्वेश्चन सर, ठीक है। पेपर मेकिंग का डेवलपमेंट होता है, बुक बाइंडिंग का होगा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेसिकली मेटलर्जी का डेवलपमेंट होता है सर, है ना? ये मेटलर्जी में कॉइन से लेके अलग-अलग प्रकार का डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर, ठीक है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, बाटी बॉय मैंने आपको बताया, डिस्टिलेशन का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। तो देयर विल बी मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो अलग-अलग प्रकार की आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी सर, ठीक है। तो अब एक-एक करके देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जिसके थ्रू अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है सर, ठीक है। क्योंकि आपको यही ध्यान रखना है कि भाई अर्बनाइजेशन की सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। 75% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी डिपेंडेंट ऑन नॉन एग्रीकल्चर वर्क्स, है ना? यू अगर आप सेंसस की डेफिनेशन आज की तारीख में भी देखिए तो ये बोला गया है कि 75% से ज्यादा जो आबादी आपकी है, जो वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स है, वो नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो बिन खेती व्यवसाय में होनी चाहिए, जो खेती लायक व्यवसाय नहीं, बिन खेती व्यवसाय में होनी चाहिए, तो वो इसी के बेसिस के ऊपर है ना सर, ठीक है, समझे। तो टेक्सटाइल, बिल्डिंग, पेपर मेकिंग, मेटलर्जी का डेवलपमेंट, उसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ये सब नए-नए चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी सर, है ना? इसमें शिपिंग इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हो, पर शिपिंग में उतना ग्रोथ नहीं हुआ था सर, ठीक है।
तो यू कैन हाईलाइट सम केस ऑफ शिपिंग इंडस्ट्रीज एज वेल, बट दैट वाज नॉट मच। शिपिंग में हो रहा था क्योंकि यहाँ से बोट बन के जा रही थी, पर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, और शिपिंग वाज नॉट अ न्यू इंडस्ट्री दैट वाज सपोजली ब्रॉट बाय द टर्किश पीपल इन इंडिया सर। शिपिंग ट्रेडिशनली एग्जिस्ट कर रही है भारत में सर, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि हाउ द न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस है ना, क्योंकि ये पूछा भी यही गया है सर। आप देखिए यहाँ 3-4 चीजें आपको हाईलाइट करनी है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे ये पूछा गया न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क, दिख रहा है सर। हाँ, कि कुछ नई हस्तकलाओं का उत्पादन सूत्रपात्र, ये क्या है सर, सूत्रपात तुर्कों के द्वारा किया गया था। इसका मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, कुछ नहीं सूत्रपात तुर्कों के द्वारा किया गया था सर, ठीक है ना। टिप्पणी कीजिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू आई हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड, ओके, ऑनेस्टली सर, मेरे को नहीं पता सर, मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, नो डाउट हिंदी पढ़ते हैं, बट इंट्रोडक्शन ही कहते हैं उसको, सूत्रपात मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सर, मतलब तो समझ में आ गया, उसके साथ लिंकअप हो रहा है, एक ही शब्द है सर। चलिए अभी वो तो समझ, वो तो दिखता है ना सर, ठीक है, या ऐसा थोड़ी कि नहीं समझ, वैसा नहीं, बट उसका मैं लिटिल मीनिंग पूछ रहा हूँ सर, समझे, स्टार्टेड बाय ऐसा कुछ होगा ना सर, ठीक है, कि इनके द्वारा शुरू किया गया था, इसके लिए सर फॉर्मुलेट किया। चलो कोई बात नहीं सर, खतरनाक है सर, मजा आ जाता है सर। अच्छा, बंगाली में भी यही शब्द है, जो भी है सर, ठीक है। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि ये जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन, एक्चुअली अर्बनाइजेशन की टेक्निक आपको अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाता हूँ, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो जब आप ये टेक्नोलॉजी को देखोगे ना, व्हेन यू विल स्टडी द टेक्नोलॉजिकल साइड, आप जब इसकी टेक्नोलॉजिकल साइड को समझने की कोशिश करिए सर, जस्ट सेकंड, आ गया, हाँ। तो अगर आप टेक्नोलॉजी साइड को देखोगे तो क्या होता है कि एक तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा। ये नॉन एग्रीकल्चर के अंदर जो न्यू क्राफ्ट डेवलप हुए थे ना, न्यू क्राफ्ट, उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ सर, और इसमें भी सरप्लस क्रिएट होगा सर, समझे नहीं समझे। इसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स और बढ़ेगा, और ट्रेड एंड कॉमर्स और बढ़ेगा तो इट विल लीड टू अर्बनाइजेशन सर, समझे नहीं समझे, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये क्या एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट्स मोर ऑफ अ फ्लो, यू नीड टू सी। तो अभी हम लोग एग्रीकल्चर साइड में देख लिया है, वी हैव सीन द एग्रीकल्चर साइड की भी राजा बेसिकली एग्रीकल्चर साइड में क्या कार्य करवा रहे हैं। अब नॉन एग्रीकल्चर साइड में नए क्राफ्ट का इंट्रोडक्शन क्या होगा सर, ठीक है। ये नए क्राफ्ट के अंदर अलग अलग चीजें बनेगी, और इसका फिर कारखाना सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, है ना। कारखाना सिस्टम में इंटीग्रेशन होने का मतलब ये है कि राजा जो है इसका मास मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है सर, और जितना मास मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। ये ट्रेड एंड कॉमर्स दो तरह से बढ़ता है, एक इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, एक एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है सर, ठीक है। इसके लिए एक प्रश्न इसने क्या पूछा था कि ओशनिक ट्रेड के आधारित अर्बनाइजेशन कैसे होगा, इंटरनेशनल ट्रेड के आधारित। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, हाउ डिड द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया, दिख रहा है आपको सर, ठीक है। देखिए ऑल थिंग्स आर इंटररिलेटेड, एवरीथिंग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सब डाइवर्सिफाई होके, तो ये अलग अलग पूछ रहा है सर, है ना। हम अभी मैक्रो देख रहे हैं, फिर मैक्रो देखने के बाद फिर माइक्रो में तो क्या आएगा कि फटाफट फटाफट आप लिख पाओगे सर। अभी आप पहले पूरा मैक्रो देख लीजिए, मैक्रो स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसमें अलग अलग सेक्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, और फिर उसके बाद माइक्रो आप इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से क्या हुआ, आपको पूछेगा कि डिलिनेट द स्टेटस ऑफ द पोर्ट्स एंड हाउ द ओशनिक ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस, है ना। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि ओशनिक ट्रेड में क्या डेवलपमेंट होता है। ओशनिक ट्रेड वेस्ट एशिया में अलग है, ईस्ट एशिया में अलग है, ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, आज का अरब अरब मुल्क से लेके अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक जा रहा है, नॉर्थ कोस्ट तक जा रहा है, साउथ अफ्रीका तक व्यापार हो रहा है। इसके लिए तो पोर्चुगीज आई यहाँ पे, है ना। तो साउथ अफ्रीका में पोर्चुगीज केप टाउन तक पहुंचे, देन दे टुक द हेल्प ऑफ इंडियन बिजनेसमैन अब्दुल मजीद सर, है ना। तो ये उसी के साथ लिंक अप है ना सर। अब ये पूछा गया अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया, तो आपको ये प्रश्न आइडिया रहना चाहिए। आप ट्रेड को तभी समझ पाओगे जब आप प्रोडक्शन को समझ पाओगे, क्योंकि कभी जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं होगा सर। आप समझिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये सरप्लस प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। वो 3 प्रश्न है, लीनियरिटी में यूपीएससी ने पूछे, एक एक साल का अंतर लेके सर, एक एक साल का अंतर लेके। एक बार पूछा है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बताइए, एक बार बोला है कि नया प्रोडक्शन क्या हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा अर्बनाइजेशन, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। अल्टीमेटली तो गंगाधर ही शक्तिमान है, हमने आपको पहले भी बताया था सर, ठीक है। आप जब तक चीजों को क्या कहते हैं कि खाली और खाली रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो बेटा यूपीएससी को समझना बहुत मुश्किल है सर, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको कभी भी वो एकेडमिक साइड में नहीं पूछता है। आप बीएमए के पेपर, मैं तो एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, आप है ना जेएनयू और डीयू के बीएमए के हिस्ट्री के पेपर उठा के देखिएगा सर, उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो आपको यूपीएससी सेंट्रिक दिखेंगे, 50% क्वेश्चन थोड़े एकेडमिक सेंट्रिक होते हैं। मैं क्यों 50% क्वेश्चन यूपीएससी सेंट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं में से कुछ टीचर्स एट टाइम्स रिटायर्ड है या एमपैनल्ड है यूपीएससी के अंदर, वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। हिस्ट्री में तो खास करके आपको मिलेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर है ना, वो एमरिटस प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसर एमरिटस, है ना। रिटायर्ड होने के बाद भी अभी कुर्सी के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है सर। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ चीजें हुई सर। ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन के ऊपर पूछ दिया सर, है ना। यहाँ क्या पूछा, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अर्बन इकोनॉमी, दिख रहा है आपको सर, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना सर। यहाँ पूछा गया कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब ये कारखाने को पूछ रहा है, इज एक्चुअली आस्किंग द रोल ऑफ कारखाना। कंडीशन ऑफ लेबर, ये स्लेव्स के बारे में पूछ रहा है सर, कि कंडीशन ऑफ लेबर क्या हुआ करती है, इवैल्यूएट क्रिटिकली सर, है ना। तो आपको ये लेबर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लेबर फोर्स के अंदर आप लिखेंगे कि भाई क्या कंडीशन थी लेबर की, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की क्या कंडीशन थी, नॉन एग्रीकल्चर में लेबर की क्या कंडीशन थी, वही होगा ना सर, घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन में फिर एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको सर, है ना, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज में स्लेव्स के बारे में क्या लिखा जा रहा है, कैसे पिटाई होती थी, क्या कैसे कुटाई होती थी सर। तो यू नीड टू बी स्मार्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, है ना। अब पहले चले जाते हैं नॉन एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, और फिर सरप्लस कैसे बनता है उसके ऊपर बताते हैं। अब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट होता है, पहले वो देखिए नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रूप में, है ना। तो सबसे पहले आती है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अब भारत में क्या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी सर, ठीक है। तो करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इंडिया में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हड़प्पन के समय से ही हमको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर कि इंडिया हैड डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इनफैक्ट वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स। हम टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट भी करते थे हड़प्पन के समय से, और उसके बाद वाले पीरियड में भारतीय टेक्सटाइल्स बेसिकली बाहर के एरियाज में आपको दिखेंगे सर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्किश, जब टर्किश भारत में आया सर, है ना, इन्होंने नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, और इसके कारण प्रोलिफरेशन हुआ। इसके कारण आपके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, फिर अर्बनाइजेशन की तरफ चला जाएगा सर, ठीक है। अब होता क्या है सर, ठीक है, सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए कि 3 स्टेज के अंदर आपका पूरी पूरी टेक्सटाइल का डेवलपमेंट होता है, सही कि गलत सर, ठीक है। सबसे पहला होता है वीविंग, है ना, दूसरा होता है डाइंग और प्रिंटिंग के रूप में आप करने की कोशिश करोगे सर, ठीक है। अब आप जब टेक्सटाइल सेक्टर की बात करोगे तो आपको एक चीज होनी चाहिए, वो है कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि जब तक कॉटन नहीं बनेगा तब तक टेक्सटाइल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब कॉटन के अंदर भी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 3 प्रकार की मेथड यूज होती है, एक होती है जिनिंग सर, दूसरा होता है कार्डिंग, और तीसरा होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग करने के बाद इवेंचुअली आप देखोगे तो आप कपड़े को बुनने की शुरुआत करते हो, जो वीविंग के पर्सपेक्टिव के अंदर चलेगा सर, ठीक है। अब ट्रेडिशनली क्या होता था, जिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो भी इसका कॉटन जो है उसको सीड को जब निकालते थे उसके बांध के अंदर से सर, ठीक है। तो बहुत पुरानी मेथड्स के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे थे सर। धीरे-धीरे व्हेन द टर्किश पीपल केम टू पावर एंड व्हेन द टर्किश ब्रॉट द न्यू टेक्निक्स, है ना, तो हमने बेसिकली यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की। तो इन द अर्लियर मेथड ऑफ स्पिनिंग एंड द कार्डिंग एंड द जिनिंग,
the traditional technique was used. The traditional technique was such that it was time consuming, it had more labor oriented perspective, and the production could not proliferate, है ना, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। पहले तो कॉटन के बॉल में से बेसिकली उसका एक आपने देखा है बॉल होता है छोटा सा, ठीक है ना, उसमें से फिर आपको साफ करना होता है, साफ करने के बाद फिर उसमें से आपको एक स्पंडल बॉल होगा सर, है ना, स्पंडल बॉल के आजू बाजू में धागे निकाल के उसको रस्सी बनाने होते हैं, फिर उसमें से फिर कपड़ा बनता है सर, ठीक है। तो बहुत ही लंबी कहानी आपको दिखेगी। स्पिनिंग जो था वो स्पंडल बॉल से होता था, ये हड़प्पन से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में यूज किया था, अगर आपको पता होगा, कपड़ा बनाने के लिए सर, ठीक है। कॉटन को सीड में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोग मारा करते थे सर, है ना, ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर से। अब टेक्निक पुरानी कुछ कुछ वैसी की वैसी रही है, सर्टेन टेक्निक्स दैट वाज वेरी ओल्ड टेक्निक, है ना। टर्किश इंटरवेंशन में क्या हुआ कि स्पिनिंग के लिए चरखे का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब वही चरखा है, आप देखोगे आज की तारीख में भी या मॉडर्न पीरियड में गांधी जी ने भी यूज किया था। एक साइड के ऊपर आप पकड़िए कि सर, ठीक है ना, ये वाला चरखा कहां गया बे? उड़ी बाबा सर, इधर इधर, हाँ इधर है, ठीक है ना। सो ये वाला चरखा है ना, समझे नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक कॉटन का बॉल होता है, बड़ा सा, एक देखोगे यहाँ लगा दिया जाएगा और फिर वहां से एक धागा निकाला जाएगा और फिर यूं घुमाया जाएगा सर, समझे आप लोग, कटर 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 सर, गेटिंग अपॉइंट। तो फिर ये कटर कटर करने से वहां से फिर आपकी रस्सी बनेगी और रस्सी बनने के बाद फिर बहुत सारी इकट्ठी होगी, उसमें कपड़ा बन जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है सर, है ना। तो ये जो चरखे की टेक्निक है ना सर, ये वाला चरखा नहीं, बट थोड़ा पुराना चरखा हुआ करता था, ये टर्किश लोग लेके आए थे सर, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक किताब है जिसका नाम है फुतुह सलातीन सर, है ना। किताब का नाम नहीं याद रहेगा तो चलेगा, बट टर्किश स्टार्टेड ब्रिंगिंग सर, है ना। तो होता क्या था कि जो आपका कॉटन यान है, ये कॉटन यान का प्रोडक्शन काफी बड़ी मात्रा में होगा सर, समझे नहीं समझे। और होता यह है कि ये जो चरखे का प्रोडक्शन हुआ, ये चरखे का प्रोडक्शन या चरखे के कारण बेसिकली यहाँ पे कपड़ा जो है वो क्वांटिटी बढ़ेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो हैंडमेड स्पिनिंग तो होता ही था। आपकी जो स्पिंडल वर्क होते थे, स्पिंडल वर्क एक्चुअली है ना कुछ इस प्रकार की टेक्निक दिखेगी, ऐसे आपके हुआ करते थे सर, ठीक है। इसके आजू बाजू में कपड़े को लपेटा जाता था और थ्रेड को लपेट के उसमें से फिर वीविंग होता था फाइनली सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ये जो स्पिंडल वर्क था ये पहले से चल रहा था। उसमें छोटा, ये बहुत ही बारीक सी आपके ये होते हैं, धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं सर, ठीक है। तो अगर आपको फाइन क्लॉथ बनाना, फाइन मतलब जो हैंडमेड बनाने हैं सर, ठीक है, तो वो स्पिंडल वर्क से होते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था क्योंकि यान में से एक एक करके रेशा को निकालो और फिर गोल 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 घुमाते रहो सर, ठीक है। चरखे से फायदा हुआ कि कोर्स मतलब जो मोटा कपड़ा है सर, बड़ा कपड़ा है, वो आप बनाने की शुरुआत करोगे तो दोनों टेक्निक चलती है, टेक्निक दोनों चलती है, फाइन क्लॉथ की भी और कोर्स क्लॉथ की, दोनों प्रकार की सर, है ना। तो टेक्सचर इफेक्ट अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अभी भी आपको हैंडमेड यूज करना पड़ेगा, बट अगर आपको कोर्स चाहिए, थोड़ा मोटा वाला कपड़ा चाहिए, उसमें टेक्सचर आपको उतना फाइन नहीं दिखेगा, बट दैट्स ऑल राइट, ओके, बट प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना आपका। और ये कोर्स क्लॉथ का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि इसका भी ट्रेड कॉमर्स होगा। ये स्पिंडल एक्टिविटीज का भी फिर यहाँ पे फाइन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है तो इसका भी प्रोडक्शन होने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये पहनने के लिए आपको वो ना कि नोबल क्लास से बिलोंग करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसका कपड़ा बेचने के लिए मना कर दिया था कि द फाइन क्वालिटी क्लॉथ शुड ओनली बी वोर्न बाय द एलीट क्लास ऑफ पीपल, द रॉयल फैमिली ऑफ पीपल, है ना। तो रॉयल फैमिली के लोग वही पहन पाएंगे सर, गेटिंग है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहली जो टेक्निक है सर, है ना, जहां पे आप प्राइमरी स्टेज के अंदर सीड को एक्सट्रैक्ट करके यान बनाते हो और यान के अंदर से बेसिकली जब आप फाइनली स्पिनिंग करने की शुरुआत करोगे, वो स्पिनिंग की टेक्निक बदल दी गई सर, समझे आप लोग, ठीक है। इंडस इंडस काम टर्किश के आगमन के कारण यहाँ पे जो स्पिनिंग व्हील चरखे का उपयोग हुआ, उससे कपड़े का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। दो प्रकार के कपड़ा बनता है, एक ट्रेडिशनल हैंडमेड बनता था जो फाइन क्लॉथ के रूप में बनता था, वो स्पिंडल वर्ल से बनता था, उसमें टाइम बहुत लगता था। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके यहाँ यान के अंदर से क्लॉथ बनने की शुरुआत होगी जो चरखे के रूप में हुआ। अब चरखे के कारण प्रोडक्शन बढ़ा, अब कपड़ा बेसिकली बहुत सारा आपका बनना शुरू हो गया, अब उसको वीविंग करेंगे, उसको एक साथ बड़े फॉर्मेट के अंदर डालेंगे सर, ठीक है, मतलब बड़े टाके के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। अब वीविंग में भी बदलाव आ गया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। पहले वीविंग हैंडमेड होता था, अब हैंडमेड वीविंग में क्या था कि बहुत सारे धागे होते हैं ना, बहुत सारी रस्सी, इसमें तो ये धागे बनते हैं सर इस प्रकार से, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ऐसे ऐसे बनते रहेंगे सर, ठीक है। फिर उसको निकाल के फिर आपको एक जगह के ऊपर वीव करना है, अल्टीमेटली यू आर सपोज्ड टू क्लब इट टुगेदर टू क्रिएट अ ग्रेटर क्लॉथ, है ना, कपड़ा बनाने के लिए सर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि वो भी हैंडमेड होता था, अब हैंडमेड होने में टाइम लग जाता है ऑब्वियस सर, ठीक है। द टर्किश पीपल ब्रॉट द हॉरिजॉन्टल लूम, लूम बनाया सर, है ना, पावर लूम जिसे आज की तारीख में आप देखते हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, उसके पहले इन्होंने लूम बनाई, हॉरिजॉन्टल लूम्स हुआ करते थे यूं प्रकार के सर, ठीक है ना। तो इसमें ये था कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो बैठ जाता था, उसके आर्टिस्ट मतलब यहाँ ऐसे बैठेगा सर, हाइट के ऊपर बैठेगा सर, और फिर यहाँ उसके पैरों के नीचे एक वो होता था, पंचिंग होता था सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि वो अपने पैरों से दबाता था, तो ऊपर से बेसिकली क्या थे कि धागे खुल जाते थे सर, ठीक है। और उसका ऊपर वाले दो हाथ थे, वहां से वो क्या कहते हैं कि धागों को खींचता था एंड यूज्ड टू पुल टुगेदर एंड इवेंचुअली वहां से वो कपड़ा को जॉइन करने की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे थ्रेड्स होते थे, आपने देखा होगा, वीविंग देखा कि नहीं देखा, देयर मल्टीपल थ्रेड्स, है ना। तो पहले क्या कि हाथ से प्रेस करना था, सबको इकट्ठा करना था, पैर से हो रहा है सर, है ना। तो पैर से दबाता है, रस्सी को नीचे लाता है, देन यू विल फाइंड कि इवेंचुअली वीविंग शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये जो वीविंग की प्रक्रिया है, बहुत सारे थ्रेड्स थे, आपके जो धागे थे किससे बने थे, चरखे से बने थे, वो सबको इकट्ठा कर दिया जाता था सर। और इससे क्या फायदा हुआ कि आपकी क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ बढ़ेगा सर, है ना। तो आप देखिए कि स्पिनिंग की टेक्निक बदल गई, स्पिनिंग की टेक्निक बदली, वीविंग की टेक्निक बदल गई सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। ये टर्किश लोग लेके आए, ये टर्किश लोगों ने धीरे 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 करके कपड़े को कलर करने की भी टेक्निक बदली सर, है ना। अब आप देखने की कोशिश करिए, इंडिगो कल्टीवेशन ग्रो हुआ कि नहीं हुआ। अब इंडिगो इज एन इंडिजिनस क्रॉप इन इंडिया, इंडिगो कोई बाहर का क्रॉप नहीं है, याद रखिएगा सर। टर्किश लोगों ने बेसिकली अलग अलग प्रकार के कलर्स का यूज करना शुरू किया। इसमें इन्होंने ये ध्यान रखा कि ये कलरिंग टेक्निक के रूप में हम लोग अलग अलग प्रकार के डिजाइन को यूज करेंगे सर, ठीक है। डिजाइन में ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, जिसे बेसिकली आप देखोगे तो ऐसा मोल्ड होता है और मोल्ड को कलर में डुबाया जाता है, कपड़े के ऊपर फटक से थप्पा मार दिया जाता है सर, उसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं सर, है ना। तो आपने ये बाग देखा होगा, बाग पता होगा, बाग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग सर, है ना। ये आपने बांधनी देखी होगी सर, है ना। बांधनी क्या होता है कि ये कपड़ा होता है, कपड़े को यूं टाई कर दिया जाता है, ऐसे यूं करके ऐसा गोल कर दिया जाएगा सर, ठीक है ना। यूं गोल करके फिर कलर में डुबाया जाता है, तो उसको टाइंग एंड डाइंग कहते हैं सर, है ना। तो उसको यूं बांध दिया जाता है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा करके यूं और फिर कलर में डुबाते हैं, फिर खोलते हैं तो उसकी डिजाइन आ जाती है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि इमर्जन टाइंग एंड डाइंग इसको बांधना कहता है, बांधना से ही एग्जांपल पड़ा बांधनी सर, है ना। तो ये बांधनी यहाँ तो है नहीं सर, ठीक है, कहाँ होगी सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस वन, बट आप देखिए दुकान के अंदर आपको मिल जाएगी, घर पे भी आपके पास दुपट्टा साड़ी मिल जाती है। यहाँ जामनगरी और राजस्थान की बांधनी बहुत फेमस है। तो आप अगर ट्रैवल करोगे राजस्थान साइड में या गुजरात में जामनगर आओगे या जयपुर आ जाओगे राजकोट के पास, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको मिलेगी। खैर, सो यू विल फाइंड कि ये सब टेक्निक्स यहाँ पे हो रही है, ये टेक्निक टर्किश के द्वारा लाई गई थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑल दिस टेक्निक्स वर एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्किश, है ना। तो ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आप देखिए कितनी सारी चीजें बनी, ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीजें बन रही है और राजा जो है ये कारीगरों को पेट्रोनेट दे रहा है। राजा ने क्या किया, बोले आओ सबके सब मेरे पास कारखाने में रह जाओ सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो राजा ने अपने खुद के कारखाने बनाए। अब फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सबने अपने कारखाने बनाए सर, ठीक है। इनफैक्ट इस पीरियड के समय पे अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो घरगथ्थू इंडस्ट्रीज चल रही थी, क्योंकि वीविंग यूज्ड टू बी प्राइवेट इंडस्ट्री, इनको भी काफी सारी डिमांड बढ़ने की शुरुआत हो जाती है, गेटिंग पॉइंट। तो इनकी जब डिमांड बढ़ने की शुरुआत हुई तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, राजा खुद के कारखाने बना रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो सोने के वो बनाए थे, तो पाटन के कारीगरों को उठा लेके गया था, बोले चलो सब मेरे कारखाने में आ जाओ सर। और पाटन में पटोला बनता था, ये पटोला
बेसिकली उसमें सोने के धागे आते हैं सर, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के रूप में, तो उसमें गोल्ड की थ्रेड्स यूज होती है सर, है ना, तो उसका रुमाल इतना लेने जाओगे तो 2-2.5 लाख रुपए का तो रुमाल बनेगा, मतलब वो गोल्ड के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है सर, ठीक है। साड़ी तो फिर उससे भी महंगी बनती है, खैर चलिए सर, ठीक है। तो यू कम टू पाटन, आप रानी की बात देखोगे तो पटोला म्यूजियम है सर, देयर इज अ स्मॉल म्यूजियम कॉल्ड पटोला म्यूजियम। ये पटोला इज अ जीआई टैग एज़ वेल सर, है ना, तो अभी 5 एक फैमिलीज ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं, और पहले बहुत सारे फैमिलीज बनाते थे सर, ठीक है। यस, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपको दिखेंगे, उनकी घर के शादी-वादी होती है ना सर, तो उसमें पहनते हैं सर, उसका क्लास अपार्ट है सर, मतलब वो देखोगे तो बहुत मजा आएगा। पटोला प्रिंट बहुत दिखती है सर, है ना, आप साड़ी की दुकान में चले जाओ, दुकानदार कहेगा कि अच्छा मुझे पटोला प्रिंट में साड़ी दिखा दीजिए, पर ओरिजिनल पटोला प्रिंट और फिर पटोला में फर्क भी है ना सर, चलिए ओके, लेट मी कम बैक, है ना, तो ये सब चीजें बहुत हो रही है सर। बहुत दिन तुगलक में गोल्ड के रोब्स, मतलब जो ऊपर पहनता था, काइंड ऑफ है ना, रोब टाइप ऑफ पहनता था, बड़ा सा कपड़ा लपेट लिया जाता था, तो गोल्ड के पहनता था सर, है ना, तो गोल्ड का पहनने का मतलब वो पूरा सोना नहीं होता, उसमें जो रेशम के और जो धागे होते थे, जो तार होते थे, वो सोने के होते थे, वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड करने की शुरुआत की। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड दैट द वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग स्टार्टेड, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वर एडेड, उसकी टेक्सचर इफेक्ट लाने के लिए राजा ने कारखाने बनाने की शुरुआत की। इसमें आप पकड़ने की कोशिश करोगे, स्पिनिंग व्हील होता है, यू विल फाइंड कि सीड एक्सट्रैक्शन के अंदर टेक्निक बदल जाती है, जिनिंग के अंदर टेक्निक बदलने की कोशिश की गई है, कॉटन कल्टीवेशन को एक्सपांड किया गया है। तो इन सब के कारण जो ट्रेडिशनल हैंडमेड क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, उसमें फंडामेंटल चेंज है, और ये फंडामेंटल चेंज के कारण टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत ग्रोथ होता है। यही टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ के कारण वी कम टू नो कि यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। टेक्सटाइल के लिए एक अलग से मार्केट क्रिएट किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर अगर आपको याद होगा तो मार्केट नंबर 2 जो है, मार्केट नंबर 2 वो स्पेसिफिकली फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर ओनली, क्लॉथ के लिए उसने बनाया था, याद आया कि नहीं? 4 मार्केट थे ना टोटल सर, ठीक है। एक था वो खाने के लिए था, एक था गुलामों के लिए और जानवरों के लिए, एक मिसलेनियस कमोडिटीज चिंटू पिंटू वस्तुओं के लिए, और एक बेसिकली आप देखोगे तो दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द क्लॉथ टेक्सटाइल। और उसके लिए तो उसने नियम बनाए थे कि भाई ये मुल्तानी व्यापारी जो है वो सीधे यहाँ पे आके व्यापार करेंगे, गुजरात से आने वाले व्यापारी यहाँ से कार्य करेंगे सर, ठीक है ना। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमोट किया गया है सुल्तानों के द्वारा सर, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनवाने की शुरुआत होती है, अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है। सुल्तानों को खुद को भी इंटरेस्ट था कि भाई यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिलने की शुरुआत हो, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल लीड टू बूम, और इसी को ही टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, सरप्लस इन कॉटन, आप देखिए फिर से इंडस्ट्री, आप अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है या मेरे पुराने कोर्सेज में आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो वही डिमांड सप्लाई की गेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गेम है सर, है ना। आपको यही चीज दिखेगी, यू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ओवर हियर सर, है ना। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मेरे सेशन अटेंड किए होते, या आपने किया है सर, ठीक है ना, तो वो 6 कंपोनेंट्स मैंने बताया था, डिमांड सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो अभी पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए सर, है ना, वो अभी आज की तारीख में भी वही लागू होते हैं सर, है ना, वो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर से सर, ठीक है। बट आपको 2-3 चीजें आपको दिखेगी सर, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनने की शुरुआत हुई, और फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, स्टेबिलिटी आई, राजाओं ने एम्पायर बिल्डिंग करना शुरू किया था। अब देखिए आपको ये सब तुगलक डायनेस्टी के समय पे ज्यादा दिखेगा, क्यों? क्योंकि तुगलक के समय पे एम्पायर बिल्डिंग थोड़ा बहुत हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, पहले के स्लेव डायनेस्टी तो कर नहीं पाती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो आपको अलग अलग प्रकार की कपड़ों की नॉलेज मिलती है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि आपको 2 प्रकार के कपड़े दिखेंगे। आपको पहला दिखेगा बेसिकली जो है कोर्स कपड़ा, उसको कमीन कहते थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये जो कमीन करके कोर्स क्लॉथ है, मतलब जो मोटा वाला जाड़ा वाला कपड़ा था, वो गरीब लोग पहनते थे, क्योंकि वो तो ऑब्वियस चरखे में बनता था और फिर वीविंग में बनता था। कुछ कुछ फाइन क्लॉथ था, उसको महीन कहते थे सर, है ना। महीन वाज एक्चुअली वन बाय द एलीट क्लास, उसमें से मुस्लिन आता था, मलमल कहते हैं उसको, है ना। ढाके का मलमल बहुत फेमस था, सिलहट का मलमल बहुत फेमस था, देवगिर का मलमल, दौलताबाद वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर दिस मलमल प्रोडक्शन, है ना, मुस्लिन प्रोडक्शन, और वो अमीर लोग पहना करते थे सर, ठीक है। और उसके ऊपर फिर ये लोग एम्ब्रॉयडरी करवाते थे। तो मलमल के लिए कहा जाता है कि एक रिंग होती है, रिंग, वो रिंग के अंदर से वो मलमल पास हो जाता था, इतना बारीक सा कपड़ा था सर, है ना। और आमिर खुसरो कहता है कि इतनी क्वांटिटी ये बनाते थे कि पूरी विश्व को, द होल वर्ल्ड कैन बी कवर्ड, है ना। तो आमिर खुसरो तो यू विल फाइंड कि एक से एक मेटाफर्स को यूज करेगा सर, ठीक है। बट यू विल सी दैट, है ना। तो मलमल के प्रोडक्शन सेंटर आपको दिखेंगे, कैम्बे गुजरात के अंदर, आपको खंभात के अंदर, गल्फ ऑफ खंभात, सूरत वाला रीजन है, वहां पे आपको बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट दिखेगी। और टेक्सटाइल में कोई एक चीज नहीं बन रही थी सर, ठीक है, कपड़ा नहीं बन रहा था सर, कारपेट बन रहे थे सर, यहाँ पे बेडिंग्स बन रहे थे, बेड की स्ट्रिंग्स, रस्सियां बन रही थी अलग अलग प्रकार की सर, है ना। सिल्क का प्रोडक्शन आपको मिलेगा सर, ठीक है। सिल्क के प्रोडक्शन के लिए यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी ने कार्य किए, बंगाल से लोग सिल्क लेके आते थे, ईरान और अफगानिस्तान से, क्योंकि सेंट्रल एशिया का सिल्क रूट चल रहा था उस टाइम के अंदर सर, ठीक है। और पटोला गुजरात में अभी आपको बताया सर, ठीक है ना। तो उसकी अलग ही डिमांड हुआ करती, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्पेशल कारीगरों को बुलाया था कि मैं जो ऊपर वो कफ्तान पहनूंगा मेरा सर, काइंड ऑफ है ना, एक रोब होगा, वो पटोला स्टाइल में होना चाहिए, सोने के धागे दिखने चाहिए उसके अंदर, है ना। तो पॉम्प के बिना सब कुछ चलेगा नहीं सर, ठीक है। अब दिल्ली में सर्दियां भी पड़ती थी, आपको भी पता है, तड़पाए तरसाए रे सारी रात जगाए रे, दिल्ली की सर्दी सर, ठीक है। तो दिल्ली की सर्दी में फिर प्रॉब्लम होती थी, तो बोले अब क्या करेंगे सर, ठीक है। तो बोले गर्म कपड़े भी चाहिए सर, गर्म कपड़े बोले पहाड़ियों से लेके आओ सर, ठीक है। तो जब एम्पायर बिल्डिंग नॉर्थ में हुआ, हिमाचल को कैप्चर करने, नगरकोट के ऊपर अटैक किया था, जम्मू के साइड के ऊपर अपने एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी, तो वहां से कारीगरों को लेके आए सर, है ना। कारीगरों को लेके आते हैं, एंड यू विल फाइंड कि वहां से शॉल इंडस्ट्री का फायदा उठाया। अब उस टाइम पे कश्मीर में वो शाहमीर करके राजा थे, शाहमीर डायनेस्टी आपको दिखेगी सर, ठीक है। तो उनके समय पे कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस, वहां के जो पश्मीना, आपको पता होगा सर, ठीक है ना, वेरी फेमस शॉल। तो पश्मीना और बाकी सारी जो शॉल है वो भी फिर लाने की शुरुआत करते हैं, वूल प्रोक्योरमेंट करते हैं, खुद कुछ यहाँ पे यहाँ कारखाने में बनाएंगे, कुछ कुछ बाहर से लेके आएंगे, बोले कश्मीर से लेके आओ ना, सस्ते में लेके आओ सर, ठीक है। तो तलवार दिखा के लेके आना था, बोले लाओ, और फिर चाइना वाइना तक भेजने की कोशिश की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इब्न बतूता को चाइना भेजा था ना अपने एम्बेसडर के रूप में, तो बोला कि ये लेके जाओ, राजा को दीजिएगा सर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें दिखेगी कश्मीर में, कारपेट वीविंग की भी इंडस्ट्री आज की तारीख में भी चलती है सर, है ना। आप कश्मीरी कारपेट सर वेरी फेमस है ना। तो आजकल नहीं आता है, बट आजकल तो ये हार्ट का कंसेप्ट हो गया है। बट आई स्टिल रिमेंबर 10 ईयर्स बैक, 10-12 ईयर्स बैक, है ना, एवरी ईयर जहां मैं रहता हूं सर, वहां पे व्यापारी आते थे, कश्मीरी व्यापारी, एंड दिस टू कम, वो टेम्पो में हायर करके आते थे, एंड वो कारपेट्स और वो शॉल्स बेचते थे सर, ठीक है ना। एंड बहुत इंटरेस्टिंग था एवरी ईयर, एंड पीपल यूज्ड टू वेट फॉर देम एक्चुअली सर, है ना। रिक्शा में वो रिक्शा यहाँ भाड़े के लिए लेते थे, एंड उस टाइम भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मैं पूछता रहता, मैं जाता था। और फिर मेरे घर पे एक था कि वो आएंगे व्यापारी, वो टेम्पो लेके आएंगे, 4-5 दिन रुकते थे एक एरिया में सर, वहाँ बहुत बहुत सारे व्यापारी आते थे सर। तो दे यूज्ड टू सेल देयर शॉल्स एंड कारपेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, शर्ट्स लेके आते थे, बहुत सारी चीजें। तो फिर मैं पूछता था, बोले कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो कार्ड बार देके जाते थे सर, ठीक है ना। तो बोले हम ये आप आइएगा वहाँ से, वहाँ आपको और ऑप्शन मिलेंगे, फिर कुरियर भी करवाते थे। तो मेरा नेबर था, उसको कुछ कुछ पसंद आया था, उसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, तो फिर उन्होंने फिर वहाँ से भेजा। तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, इवन आज की अभी अभी भी आता है, मतलब अब तो क्या है कि दुकान और वो हाट बन गया है, हाट। सो यू नो दिस हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अलग अलग जगह बना दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो हाट में तो मिल जाते हैं, पर वो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है सर, डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि दे कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड दे गो अप टिल कन्याकुमारी। हाँ, एक बार मैं साउथ में था, तो वहाँ मुझे एक सेल्समैन दिखा था, कश्मीर से था वो, यही हैंडीक्राफ्ट बेच रहा था। फिर अब गोवा जाओगे, गोवा में मार्केट्स में
देयर इज दिस फ्ली मार्केट, फ्राइडे फ्ली मार्केट है कलंगट से इस साइड लगता है सर, ठीक है, नॉट एबल टू रिकॉल द प्लेस। वहाँ पे ये फ्ली मार्केट के अंदर कश्मीरी स्टॉल्स और ये सब मिल रहे थे। मैंने बोला भाई यहाँ पे, हम तो सर यहाँ पे देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है सर बिजनेस का। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट है ना, बट ये तभी भी चल रहा था। कहने की बात ये है सर, यू विल फाइंड इन मल्टीपल एरियाज ये कारपेट टेक्सटाइल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि भाई ऑब्वियसली राजा को रेवेन्यू आएगी सर, ठीक है। तो यू विल सी दैट ये वीविंग एज एन इंडस्ट्री डेवलप हुआ, इसमें हैंडलूम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है सर, ठीक है। ये वीविंग कौन कर रहा था? स्लेव्स कर रहे थे, लेबरर्स कर रहे थे, वुमेन वर आल्सो इंटरेस्टेड, एंड क्योंकि एक साइड इनकम भी क्रिएट हो रही थी और राजा खुद भी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करवा रहा है। तो इन सब के कारण क्या हुआ? टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन होगा। ये टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में इनफैक्ट वीविंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। और यही कपड़ा जब यूरोप पहुंचा तो यूरोपियंस को भी लगा कि यार यहाँ तो एकदम एक नंबर का कपड़ा बनता है सर, ठीक है, हमको तो भारत में आना चाहिए सर, है ना। यू सी आफ्टर 300-400 years when the Europeans will be entering India, they will be demanding the very first thing beyond spices was the textiles। ये भारत में आके तो स्पाइसेस के सिवा जो दूसरी चीज मांगते हैं वो टेक्सटाइल मांगते हैं सर, ठीक है। ये टेक्सटाइल पहले से फेमस है, ऐसा नहीं है कि टर्किश के आने के बाद ही टेक्सटाइल फेमस हुआ। टर्किश के आने के बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण प्रोलिफरेशन हुआ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में थोड़ा बदलाव आया, डिजाइन में बदलाव आ गया और उस समय की नीड जो थी उसके कारण ग्रोथ हो रहा है सर, ठीक है, समझे आप लोग। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सर, है ना। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कहाँ गया भाई? न्यू क्राफ्ट के ऊपर नहीं, हाँ, डिस्कस द एडवांसमेंट मेड इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सल्तनत। समझ में आया आपको? 10 मार्कर में था, 150 शब्द आराम से लिख पाओगे। यू कैन राइट फ्रॉम द जिनिंग, स्पिनिंग एंड कार्डिंग। कार्डिंग में मतलब वो शाफ्ट से ग्रेन को अलग करना सर। जिनिंग की टेक्नोलॉजी बदली गई सर, और स्पिनिंग के अंदर आपकी चरखे की डेवलपमेंट हुई, स्पिंडल वर्क के सर। स्पिंडल वर्क ट्रेडिशनल था, चरखा हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेज में वीविंग में चले जाओ, वीविंग में हैंडलूम का उपयोग करना शुरू किया गया। हैंडलूम के कारण वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो पाएगा। एंड फाइनली आप इसके अंदर क्या कहते हैं, डाइंग। डाइंग का मतलब है कि कपड़ों को कलर करना, उसमें बांधनी आर्ट, उसके अंदर डाइंग, ये क्या कहते हैं, स्टैंपिंग एंड प्रिंटिंग आर्ट, है ना। तो बेसिकली ये जो प्रिंटिंग है उसके ऊपर वो कलर में डुबा के मोल्ड का थप्पा मार देना सर। आपने देखा होगा ना प्रिंटिंग, तो देखे होंगे सबने, यू हैव सीन दैट ना। प्रिंटिंग, ये भाग भाग प्रिंटिंग आपको नहीं पता, ब्लॉक प्रिंटिंग ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में करवाया हुआ है सर, ठीक है। आप जीएस का कोर्स अगर आपने अटेंड किया तो आर्ट एंड कल्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स, ओके। उसमें आधे लोग को काफी सारा इनफैक्ट है ना, क्या कहते हैं कि वो जीआई टैग रट्टा मारते रहते हो ना आप सर, है ना। चलिए, तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए। और ये सब चीजें यहाँ पे हुई, तो इसके कारण फिर क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा। ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज, वीविंग इंडस्ट्री सब में ग्रोथ हुआ, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। राजा खुद भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, प्राइवेट कारीगर भी अपने हिसाब से कपड़े बना रहा था। राजा ने उसके लिए रेगुलेशंस बनाए, राजा ने उसके लिए मार्केट बनाया, टेक्सटाइल के लिए मार्केट बनाया, और खिलजी ने सर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि खिलजी एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग द मार्केट, एंड ये सब चीजें दर्शाती है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो ही मार्केट बनेगा, टेक्निकल चेंजेस होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही मार्केट बनेगा ना सर, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है। तो पिक्चर इज क्लियर अबाउट दिस होल पॉइंट, एंड आपको आइडिया लग गया कि क्या कहानी रहती है, किसके बेसिस के ऊपर से इसका डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। चलिए ओके, तो 10 मार्क का ही पूछा है। अब देखिए, अब सबके ऊपर पीएचडी नहीं करेंगे सर, है ना। जो देखिए, आपको एक प्रश्न मैक्रो पूछा था, मैक्रो पूछा था सम न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स। टर्किश के आगमन के दौरान नए नए क्राफ्ट प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ सर, ठीक है। वो मैक्रो पूछा है, उसमें टेक्सटाइल का पॉइंट एक खाली दो लाइन के अंदर लिखना होगा सर। यहाँ माइक्रो पूछा है। माइक्रो क्यों टेक्सटाइल में पूछा है? क्योंकि टेक्सटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में बना था, इसके लिए माइक्रो में पूछ दिया। अब सबके ऊपर माइक्रो में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। और आएगा तो भी मैक्सिमम 10 मार्कर में या 5 मार्कर में आएगा सर। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए कि नहीं आए? हाँ आए भाई। देयर वाज फंडामेंटल चेंज इनटू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय में बहुत बड़ा चेंज होने की शुरुआत होती है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चेंज जो था, इसमें बेसिकली प्राचीन भारत में स्टोन आर्किटेक्चर ज्यादा यूज होता था, इसमें स्टोन एंड ब्रिक आर्किटेक्चर यूज होता है। अब जब ईंटों का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हो या छोटे पत्थरों को काट के यूज करोगे, तो आपने लाइम मोर्टार को यूज करना शुरू किया सर, है ना। तो आपने बेसिकली चूना और सीमेंट जैसे मिक्सचर्स को यूज करना शुरू किया, जिसके थ्रू बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और छोटे पत्थरों को काट के आप कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट बना सकते हो। प्राचीन भारत में कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट नहीं बनता, उसके पीछे का कारण था क्योंकि पहले रॉक कट आर्किटेक्चर होता था। तो पत्थर को काट के इतनी बड़ी मीनार नहीं बना सकते, क्योंकि पहले पत्थर की साइज उतनी बड़ी होनी चाहिए तो ही वैसा मीनार बनेगा। सही कि गलत सर, ठीक है। बट आप छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आप मीनार बना सकते हो सर, है ना। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी। अब इसके ऊपर अलग से 2 घंटा क्लास लूंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए इसके ऊपर अलग से, आर्किटेक्चर इज वेरी इंटीग्रल पार्ट। हर साल एक क्वेश्चन ऑप्शनल के अंदर, इवन जीएस में भी आर्किटेक्चर से आता है सर, ठीक है। तो अलग ही कहानी है आपकी सर, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आर्किटेक्चर का भी क्लास कल नहीं होगा, कल तो कल के बाद फिर छुट्टी है ना, 2-3 दिन तक हमने गैप लिया है सर, बट देन विल कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम, ओके। तो विल कंटिन्यू मोस्ट प्रोबब्ली संडे को फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये सब कहानी है सर, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना सर, उसमें एक वर्क है फिर एक लाइफ आती है सर। तो अभी 2 दिन फिर लाइफ का पीरियड आता है सर, ठीक है। फिर से वर्क का पीरियड चालू हो जाएगा सर, ठीक है। वो नॉर्मल केसेस में ऐसा है कि वर्क लाइफ में वर्क ज्यादा डोमिनेट करता है, लाइफ थोड़ा कम है सर। बट अभी ऐसा हुआ कि थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना पड़ा था, तो फिर मैंने पहले से जब टाइम टेबल सेट किया तो फिर मैंने 2 दिन बीच में गैप निकलवाया। मैंने बोला ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली मुझे 2-3 लोगों की शादी में अटेंड करना है, और शादी यहाँ अहमदाबाद से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है। मैं जाऊँगा 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहूँगा और वापस आ जाऊँगा सर, क्योंकि दोनों अलग-अलग दिशाओं में है। एक यूँ है और एक यूँ है। एक सौराष्ट्र में है और एक नॉर्थ गुजरात में है सर। अगर मैं लीनियर ट्रैवल करूँगा तो करीबन 1000 1200 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि मैं अहमदाबाद में सेंटर में हूँ सर, और मुझे जाना है 1 दिन यहाँ पे थप्पा लगाने के लिए सर। थप्पा का मतलब ये होता है कि इनफैक्ट एक ही दिन यूँ जाना है और दूसरे दिन मुझे यूँ जाना है सर, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा, फिर वापस यहाँ पे हॉल्ट करूँगा घर पे, दूसरे दिन सुबह उठ के यहाँ जाऊँगा सर, ठीक है। और प्रेजेंस फील करवानी होती है। फील इसके लिए करवानी है कि जो व्यक्ति ने आपके जीवन में बहुत ही मतलब है ना कि उन्होंने वो आपके लिए खड़े रहे, तो उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो उनको आप मिस आउट नहीं कर सकते। तो उसमें शादी वाले दिन तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अगले दिन मिलने आ रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही नाराज़ हो गए, मैं आ रहा हूँ सर, है ना। आई डू नॉट फील कि राइट कि फिर मैं आपकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है और मैं मिस आउट कर दूँ सर। तो उनको भी पता है कि व्हाट आई डू सर, है ना। सो दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट, ओके। बोले कि आप आ रहे हो वही बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बोला ऐसा मत बोलो सर, ठीक है। क्योंकि यू वर देयर इन माय डार्केस्ट फेज। आप हमारे लिए ऐसे पीरियड में खड़े रहे थे जहाँ हम कुछ और ही कार्य कर रहे थे सर, ठीक है। तो ये फिर वो है ना कि अंदर से आ जाती है कुछ-कुछ चीज़ें। तो वी फील दैट कि यार नहीं, एक दिन तो एक दिन है। इसके लिए फिर मुझे जाना पड़ा, चलिए सर, ठीक है। तो बनता है सर, है ना। तो ऐसा सबके लिए नहीं होता है, बट कुछ-कुछ केसेस में आपको ये मिल जाएगा। चलिए लेट मी कम बैक टू इसके लिए फिर 2 दिन मेरा ट्रैवलिंग रहेगा। चलो वापस आ जाते हैं सर। तो कहानी क्या है सर, है ना। कहानी टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बता रहा था सर, है ना। और टेक्सटाइल में यही स्टोरी आपको मिलती रहेगी सर। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग से 2 घंटे का क्लास ले लेंगे, पर टर्किश आगमन के बाद सर है ना बहुत सारी चीजें बन जाती है। अच्छा ये इसमें फिर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, मैं आता हूँ अभी ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या हुआ सर, ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस वन। दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बता रहा था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या चीजें बनी हैं सर, ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मोटे-मोटे तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो हम लोग आर्किटेक्चर में उसको डिटेल में कवर करेंगे, पर आपको आइडिया रहना चाहिए कि राजाओं ने स्टेट स्पॉन्सर्ड बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिए थे सर, है ना। तो इन्होंने स्टोन के पीसेस, ब्रिक्स के पीसेस को इकट्ठा किया और बीच में माल डाल दिया सर, यू नो दिस है ना, माल का मतलब है सीमेंट मोर्टार को यूज किया सर, ठीक है ना। तो यू फाइंड हेडर है, नहीं ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है सर, ठीक है। बीच में यहाँ सीमेंट कपची और ये क्या कहते हैं मट्टी है और सीमेंट है, सब कुछ इकट्ठा कर दिया सर, ठीक है। और इसके थ्रू बेसिकली मोटर को स्टिकी कर दिया, चिपका दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि आप बड़े-बड़े बिल्डिंग्स को आराम से क्रिएट कर सकते हो सर, है ना। तो यू कैन क्रिएट बाय जॉइनिंग डिफरेंट ब्रिक्स एंड स्टोन टुगेदर सर, ठीक है। तो ये हेडर स्ट्रेचर, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड याद रहते हैं सब याद रख सकते हो आप लोग सर, ठीक है। तो ये सब कहानी आपको इसके अंदर से दिखेंगी। फिर उसके बाद इन्होंने डोम आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, गुंबज आर्किटेक्चर को प्रमोट किया सर, ठीक है। ये गुंबज आर्किटेक्चर कैसे बनता था, किस तरह से बनता है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे जब मेडिवल आर्किटेक्चर के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। तो ये आर्किड बिल्डिंग की शुरुआत होती है, तो बहुत ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी सर, ठीक है। ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि राजा बनवा के दे रहा था सर, है ना। तो राजा ने अपने यहाँ पे क्राफ्टमैन को एम्प्लॉय किया था, राजा ने अपने यहाँ पे स्लेव्स को एम्प्लॉय किया था सर, ठीक है। बोले बनवाइए मेरे लिए सर, ठीक है। So right from the condition of the slave dynasty and then the Khiljis and the Tughlaq, Sayyid and even the Lodi dynasty, you will find huge construction activities taking place in different parts of the country. Even the regional states were also involved into the construction activities. तो आपको ये पता होना चाहिए कि you will get multiple number of slaves as laborers, आपको बहुत सारे laborers दिखेंगे सर, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आई गेस 3-4 साल पहले आया था। तो मेरा एक स्टूडेंट था पुराना, वो कह रहा है कि सर ये कंडीशन ऑफ लेबर को कैसे हम लोग जज कर पाए, ये तो कहीं किताब में दिया ही नहीं। मतलब यही मार खाएगा आप, आपका अप्रोच ही हिस्टोरिकल नहीं बना। आप एक्सट्रैक्ट जब तक नहीं कर पाओगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे। कंडीशन ऑफ लेबर का मतलब क्या था, लेबर इन्वॉल्व इनटू टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, लेबर इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, लेबर इन्वॉल्व इनटू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट सर। अगर आपने हिस्ट्री समझा है तो आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर पाओगे। वो कैसे करना है वो तो टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, पर कंटेंट आपको एनरिच करना और एनहांस करना, वो क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए आपके अंदर। जब तक ये थॉट नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि अब नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा सर। नेक्स्ट टाइम देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इकोनॉमिक साइड ओनली सर, है ना, माइक्रो मैक्रो दोनों। तो अगर आप पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए, उसमें ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखिए, उसमें से लेबर की कंडीशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इब्न बतूता आप देखिएगा तो महुआन, आप देखिए बरानी, आप देखने की कोशिश करोगे इसामी, अफीफ करके एक और कोर्ट ऑथर था इन इन द पीरियड ऑफ 14th सेंचुरी, इनके समय पे तुगलक के समय अफीफ लिखता है सर, है ना। तो देखो एक नहीं बहुत सारे ऑथर्स दिखेंगे, देयर विल मल्टीपल ऑथर्स विल बी एक्चुअली हाइलाइटिंग द केस कि भाई राजा ये बनवा रहा था, इसके कोर्ट में 5000 मजदूर काम कर रहे थे, मतलब दैट मींस ये फोर्स लेबर था। कंडीशन ऑफ लेबर है ना, तो फोर्स लेबर था, बेगार सिस्टम चल रही थी, स्लेव्स को क्या पैसे मिल रहे थे, कंडीशन ऑफ लेबर में लिखोगे क्या फिर। तो फिर दिमाग लगाना पड़ता है बाबू, 4-5 ऑथर्स के नाम लिखने हैं, वो ऑथर्स ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली लेबर की कंडीशन के ऊपर लिखा होगा सर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं लिखा होगा। और फिर कंडीशन को बतानी है कि भाई इसने 30,000 मजदूरों को एम्प्लॉय किया था। यहाँ लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर ही 70,000 मजदूरों को एम्प्लॉय किया था, अभी बढ़ाया ना अभी आपको सर, ठीक है। जो खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थे, तो क्या इनको सैलरी मिलती होगी, जैसे आर्मी में क्या सैलरी मिल रही थी वैसा वो दे रहा था सर, ठीक है। नहीं मिल रही थी, तो कंडीशन ऑफ लेबर में क्या लिखोगे, लेबर फेल्ट एक्सप्लॉइटेटिव, लेबर बोलेगा हाय दया मार ही डालोगे, है ना। लेबर्स वर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स, ठीक है। तो वो फिर दिमाग चलना चाहिए सर, फिर ऐसे थोड़ी डीएम बनोगे, ऐसे थोड़ी डीएम बनोगे। सरकार बोलेगी कि शिवाकाशी की इंडस्ट्री को बैन कर देना है, ये पटाखे की इंडस्ट्री शिवाकाशी तमिलनाडु में, बोले उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करो। तो आप खाली प्रदूषण का एंगल देखोगे या एम्प्लॉयमेंट का एंगल भी देखोगे। यार ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से सोचो सर, है ना। आप हिस्टोरिकल सेंस में मत देखिए क्वेश्चन को, नो डाउट हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी सेंट्रिक ज्यादा आते हैं हमारे। और एकेडमिक, मैं एकेडमिक में कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा सर, मैं मतलब गुस्ताखी माफ, मतलब मेरी उतनी वो है भी नहीं सर, है ना। गेटिंग पॉइंट नहीं सर, नहीं होता ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमागी ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रिक चलता है। अच्छा कि यहाँ से क्या राजाओं के द्वारा क्या क्या, रेदर देन बॉल बाय बॉल कमेंट्री सर। और इसके लिए आप देखिएगा कि जो एकेडमिक टीचर्स होते हैं वो एट टाइम्स एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से वो कन्वर्ट नहीं कर पाते रेशियो, वरना सबके सब प्रोफेसर कलेक्टर बन गए होते सबसे पहले। हर एक सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी का जो एकेडमिक का प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में वो कलेक्टर बन गया, ठीक है। यू विल फाइंड हिस्ट्री का कोई एचओडी होगा फलाने कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में वो कलेक्टर बन गया, तो नहीं बनते, क्योंकि सबका वो पॉइंट जो है वो जो एकेडमिक थॉट से बाहर निकल के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें जमीन आसमान का अंतर, बहुत टफ है सर इसको ये एक्सपेक्ट करना, और वो पढ़ाना भी उतना ही टफ है सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करनी होती है जो ऑन द ग्राउंड आती है, जो आपने कभी भी सोची नहीं होगी ना, वो डायरेक्टली निकल, और वो क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही निकालते हैं यूपीएससी। तो इसमें जो पेपर सेटर्स होते हैं उनके लिए भी मतलब आपको लगेगा कि ये लो हमारी तरफ से ग्रांड सैल्यूट है, बोले ऐसे भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन हाँ भाई निकल रहे हैं सर, ठीक है। कंडीशन ऑफ लेबर इन द दिल्ली सल्तनत, हु थॉट अबाउट दैट, कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन द दिल्ली सल्तनत, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द दिल्ली सल्तनत। ये मेहता साहब की किताब में दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है, इतने सालों से नहीं पूछा गया, 2015 के बाद ये क्वेश्चन आया, ये जो है ना एजुकेशन वाला, कल देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट में, टुमारो विल सी द कल्चरल डेवलपमेंट, है ना, ये एजुकेशन डेवलपमेंट। हाँ हमने ट्रेडिशनल एजुकेशन देखा था एंशिएंट इंडिया में, नालंदा एंड ये सब, वो तो जला दी गई सर, जला दो इन्हें मिठा दो इन्हें सर, है ना, गाना बजा ना सर। तो यू फाइंड कि उसके बाद जब नई डेवलपमेंट हुई, मदरसाओं की डेवलपमेंट हुई, या गुरुकुल सिस्टम चल रही थी कि नहीं चल रही थी, उसमें क्या इंपैक्ट होता है, गेटिंग अपॉइंट। तो बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी उसके अंदर से, समझ में आया आपको। पॉइंट क्लियर हुआ, यू गॉट द पॉइंट क्लियर सर। तो वापस आते हैं लेबर के ऊपर, अभी करवा देता हूं, चिंता मत करिए, कल करेंगे लेबर के ऊपर, इकोनॉमी का जो ट्रेड एंड कॉमर्स का पॉइंट है ना सर, ठीक। तो टेक्सटाइल क्लियर हो गया, टेक्सटाइल के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ आपका। अब उसके सिवा दिल्ली सल्तनत में और क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। और होता है पेपर मेकिंग का, बुक बाइंडिंग की इंडस्ट्री, मेटलर्जी की इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और डिस्टिलेशन की इंडस्ट्री में सर, ठीक। अब पेपर बाइंडिंग की इंडस्ट्री को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, उसके पीछे का कारण क्या था सर, ठीक है। तो फंडामेंटल रीजन वाज दैट कि भारत में ट्रेडिशनली पेपर जो है वो यूज नहीं होता था एंशिएंट इंडिया में सर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पेपर इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ हुआ कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप दुकान में मिठाई खरीदने जाओगे तो दुकानदार पेपर में रैप करके आपको मिठाई देता था, समझे कि नहीं समझे। तो यू विल फाइंड कि व्हेन वी सी द कंडीशन ऑफ द पेपर इंडस्ट्री, कि दुकान में दुकानदार को कहेगा भैया जी 2 किलो मुझे पेड़े चाहिए और 4 किलो मुझे हलवा चाहिए, तो दुकानदार आपको पेपर में लपेट के देता था 14th सेंचुरी में, जो आज भी देता है।
इवन इन दी पुड़िया कहते हैं उसको, बोले पुड़िया बांध के। यू माइट बी अवेयर कि पहले के टाइम के अंदर ये न्यूज़पेपर होता था, न्यूज़पेपर के आजू-बाजू में ये क्या धागा लपेट देता था वो यूँ करके रस्सी, और यूँ करके बाँध के ये लो सर तुम्हारा हो गया सर, ठीक है। तो तराजू होता था उसके ऊपर, वो पुड़िया कहते थे। वो आज भी पुड़िया यूज़ होता है, वो तभी भी पुड़िया यूज़ होता था। इवन एट दैट टाइम एज़ वेल वो पुड़िया बाँध के देता था, अभी भी देता है सर, अभी भी देता है सर, समझे? तो ये दर्शाता है कि दिल्ली सल्तनत में कितना पेपर बिल्डिंग हुआ सर, ठीक है। अब पेपर बिल्डिंग की कहानी क्या है? न्यू क्राफ्ट के रूप में क्यों कहते हैं न्यू क्राफ्ट? एक्चुअली पेपर अरब या सल्तनत के लोग खुद नहीं लेके आए थे। खुद नहीं लेके आने का मतलब ये कि उनके पास खुद की एक्चुअली अरब्स और टर्कीज़ के पास खुद का नॉलेज नहीं था। ज़्यादातर नॉलेज है ना चाइना से आ रहा था, क्योंकि चाइनीज़ वर नंबर 1 सर, है ना? उस टाइम पे भी कुछ अलग ही तूफ़ानी कार्य कर रहे थे। पर चाइना के सेंट्रल एशिया के थ्रू कनेक्टेड था ट्रेड रूट के थ्रू, तो सिल्क रूट जो था आपका वेस्ट एशिया के होते हुए यूरोप की तरफ जा रहा था, तो बीच में इन लोग को फ़ायदा मिल गया। ट्रांजिशन ज़ोन था ना सर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। तो वो सब चाइनीज़ से उठा के फिर भारत की तरफ लेके आए सर, ठीक है। तो प्राचीन भारत में तो क्या पेपर का यूज़ हुआ नहीं सर। चाइना में फर्स्ट सेंचुरी सीई में ही हो गया था, पहली शताब्दी मतलब आज से 2000 साल पहले पेपर का थोड़ा बहुत यूज़ होना शुरू हुआ था सर, ठीक है। भारत के अंदर 7वीं शताब्दी के बाद धीरे-धीरे अरब्स की एंट्री हुई और उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, तो उन्होंने बेसिकली पेपर का यूज़ करना शुरू किया। क्यों किया सर? ठीक है। तो भारत के लोग ट्रेडिशनली आप देखोगे ताम्रपत्र में लिख रहे थे, फिर आप पता चलेगा पाम लीव्स के ऊपर लिख रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? एंड यू विल सी दैट झाड़ के बर्च बार के ऊपर लिख रहे थे सर, ठीक है। कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख रहे थे, कपड़ों के ऊपर लिखा जाता, मार्बल्स के ऊपर लिखा जाता था सर, बट वी डू नॉट सी, है ना? अब सल्तनत के लोगों को 2-3 चीज़ें बहुत पसंद थी। पहली तो नामा लिखना था अपना, नामा समझ में आता, अपनी हिस्ट्री लिखनी थी। वो तवारीख लिखवाते थे, है ना? हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजीज़ ऑफ द किंग्स एंड द सुल्तान, बोले लिखो मेरे बारे में सर, ठीक है। तो उसके लिए एक पेपर चाहिए था, वो सब आप ताम्रपत्र में लिख नहीं पाओगे, है ना? कॉपर प्लेट्स में कितना लिख पाओगे सर? या दीवार के ऊपर कितना लिख पाओगे, झाड़ के पत्तों के ऊपर कितना लिख पाओगे? तो कुछ ऐसी कमोडिटी चाहिए। अब चाइनीज़ कमोडिटी हो गई थी सर, पॉपुलर हो गई थी सर, ठीक। तो यू विल फाइंड कि उसका डेवलपमेंट हुआ। दूसरा राजा ऑर्डर्स निकालता था, फरमान निकालता था, बोला, "ओए बाबू राजा होशियार सर, है ना? सबको मेरे लिए काम करना है।" तो एक से एक ऑर्डर खुतबे निकलते थे, आपको पता होगा, है ना? रॉयल ऑर्डर निकलता था, खुतबा या मंसूर लेके आता था, है ना? खलीफा के पास से लेटर लेके आया, बोले इन्वेस्टिचर का, है ना? सब। तो देयर वर मल्टीपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स जो राजा उस टाइम पे इश्यू करवाता था। और रेगुलेशंस इश्यू किए थे, ऑर्डिनेंस इश्यू किए थे अपने अलाउद्दीन खिलजी ने, वो कागज़ के ऊपर लिख के दिया था सर, है ना? तो रूल ऑफ लॉ को चलाना है या अपने ऑर्डर्स को इश्यू करवाना है, दूर-दराज के विस्तार में अपने मैसेज को पहुंचाना है। एवरीवेयर पेपर इंडस्ट्री वाज रेलेवेंट सर, समझे आप लोग? दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल फाइंड कि इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड वी डू गेट इंस्टेंसेस वेयर द पेपर इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ह्यूज सेंस, है ना? तो ये इंडस्ट्री पहले गुजरात में बनी, फिर गुजरात के बाद दिल्ली के आजू-बाजू के एरिया में बनने शुरू हो जाती है। एक यूरोपियन आपको मिलेगा निकोलो कॉन्टी, जो इस पीरियड में आया होता है, फिर साउथ इंडिया में विजयनगर में भी जाएगा सर, है ना? वो बताता है कि भाई कैम्बे में गुजरात के अंदर वहाँ पेपर इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और फिर कुछ-कुछ पेपर आप समझने की कोशिश करोगे तो समरकंद और सीरिया, वेस्ट एशिया से भी लाया जाता था। कुछ-कुछ यहाँ पे बन रहा था, पर पेपर का सप्लाई काफ़ी बड़ी मात्रा में था और इसके लिए तवारीख लिखी जाती है। यही तवारीख के थ्रू बुक बाइंडिंग होगी सर, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा कागज़ इकट्ठे किए गए सर, है ना? जो मल्टीपल पेपर्स उनको फिर इकट्ठा किया गया, उसको फिर बाइंड किया गया सर, है ना? तो उसको फिर बाइंडिंग करके उसको एक पूरी किताब के अंदर ट्रांसलेट करवा दिया गया या उसको सेटअप करवा दिया गया सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड बुक बाइंडिंग डेवलप्ड एज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री। पेपर डेवलप्ड एज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि पेपर की सिंगल पेपर का भी यूज़ होता था, जब मल्टीपल पेपर यूज़ होता है उसको बाइंड किया गया, तो बुक बाइंडिंग का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। तो बाइंडिंग के रूप में आप जब स्कूल में थे तो आपको पता होगा कि बुक बाइंडिंग करवाते थे, है ना? तो हार्ड बाइंडिंग होता था और एक सॉफ्ट बाइंडिंग होता था। हमारा न्यूज़पेपर बेस्ड बाइंडिंग होता था इनिशियली, क्योंकि बुक बाइंडिंग का 4-5 रुपए लगता था, हार्ड बाइंडिंग का तो 10-15 रुपए लग जाता था सर, ठीक है। तो फिर घर वाले कहते थे कि चलो न्यूज़पेपर पुराना निकालो सर, ठीक है। तो और फिर हमारे आजू-बाजू में एक वो था, वो ब्राउन कलर का प्लास्टिक का एक बाइंडिंग आता था, वो लगवाता था। बोले नायक तुम्हारी किताब न्यूज़पेपर से क्यों बाइंड करते हो? मैंने बोला घर वाले बोल रहे हैं कि खर्चा क्यों करें? मैंने बोला पॉइंट तो बराबर है सर, ठीक है। उसमें किताब भी बड़े भाई की आती थी, मेरा कज़िन ब्रदर था, वो मेरे से 2 साल एडवांस में था। तो उसकी किताबें आती थी, मैं यूज़ कर देता था सर, ठीक है। यूनिफ़ॉर्म भी सेम स्कूल में थे, यूनिफ़ॉर्म भी हो जाता था अपना सर, ठीक है। तो अलग ही कहानी चलती थी सर, है ना? भाई मिडिल क्लास साइकिल, मेरी साइकिल है ना सर, मैं जो साइकिल चलाता था वो शायद 2 भाइयों के द्वारा यूज़ की गई थी, उसके बाद 3rd और मेरे बाद भी 1-2 लोगों ने यूज़ की होगी सर, ठीक है। समझे आप लोग, ठीक है। वो अलग ही जनरेशन, आजकल के बच्चों को देखा आईपैड चाहिए, मैंने बोला शक्ल देखिए तुम्हारी, आईपैड चाहिए, पापा हमारा आईपैड चाहिए। वो भी लेटेस्ट जनरेशन सर, है ना? उसको ये है, मैंने बोला हम कैसे बड़े हुए हमको पता है सर, ठीक। बट क्या है सर, ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है सर, है ना? कंडीशन भी थोड़ी इंप्रूव हो गई है। तो बाप कहता है कि यार देख मैं तो एन्जॉय नहीं कर पाया, बच्चों के लिए करवा देता हूँ सर, ठीक है। वही कहानी बदल जाती है। चलिए लेट्स मी कम बैक टू दिस वन। तो पेपर इंडस्ट्री समझ में आई कि क्या होगा सर, है ना? तो पेपर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है एट दैट टाइम सर। ये भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था, जो नॉर्मली नहीं हो रहा था कहाँ पे, एंशिएंट इंडिया के अंदर सर, ठीक है। उसके सिवा मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए मेटलर्जी में 2 प्रकार की यूज़ होने की शुरुआत होगी। एक तो कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा था कि उस पीरियड के समय पे वो टंका और जीतल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और टोकन करेंसी तो आपको पता ही है कि क्या कहानी रहती है उसकी। तो याद रहेगा सर आपको कि ये जो टंका जीतल जो है, जो ह्यूज क्वांटिफिकेशन होता है, वो एंशिएंट इंडिया में नहीं हुआ था। आप देखिए कि बरानी जब कहता है कि दिल्ली में सिक्कों का पहाड़ बन गया था, है ना? There was a huge mountain-like structure that got erected because of the coins that were oversupplied. This thing shows the quantification of the coinage. आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो कि भई ये कॉइन्स का देखो कॉइन्स जो थे, वो कॉइन्स एंशिएंट इंडिया में भी चल रहे थे। पर हमने ये देखा था कि समवेयर आफ्टर द पोस्ट गुप्ता पीरियड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटीज ऑफ कॉइन्स डिटीरियोरेटेड, है ना? आर एस शर्मा की फ्यूडलिज्म की थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये दिखेगा कि इस समय के दौरान सिक्कों की कमी हो रही है, उसकी अछत क्रिएट हो रही है। ये वो पीरियड था जब क्वालिटी ऑफ कॉइन्स एंड क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स भी कम हो गए थे। सल्तनत के समय के दौरान जो अलॉय मिक्सिंग होता है, अलॉयज का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के, पहले क्या था कि प्योर गोल्ड के ही बनते थे या प्योर सिल्वर के ही बनते थे। सल्तनत में एक से एक प्रोटीन बनाया सर, है ना? लीड, निकल, कॉपर सबको इकट्ठा करवा दिया सर, ब्रास कॉपर को इकट्ठा करवाया, टिन बेस्ड आर्टिफैक्ट्स बनवाने की शुरुआत की सर। तो उन सब की टेक्निक्स बहुत ही नवीनता थी सर, जो प्राचीन भारत में प्रैक्टिकली नहीं मिलती थी। डिबेसमेंट भी था, मिक्सचर नेचर भी था सर। इसमें गोल्ड एंड सिल्वर की जो कारीगरी थी वो भी आपकी मैटर करती है। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए सेंट्रल एशिया से। अब सेंट्रल एशिया में समरकंद वाज अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेस, है ना? तो समरकंद वनकार से लोग भी आए थे, तो वो भी अपने हिसाब से अलग-अलग प्रकार की प्रैक्टिस लेके आए थे। वो भी यहाँ के मेटल इंडस्ट्री में डेवलप हुई सर, ठीक है। उसमें ये मेटल इंडस्ट्री में 2 प्रकार के मेटल्स का उपयोग हुआ। एक तो नॉर्मल कंजम्पशन बेस्ड मेटल, मेनली आप देखोगे तो कॉइन्स में हुआ या वेसल्स में हुआ। ये वेसल्स के अंदर भी आप देखोगे टीन कोटिंग होने की शुरुआत हुई। अब टीन कोटिंग क्या होता है सर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हमारे जो बर्तन होते थे वो ब्रास के बनते थे या कॉपर के बनते थे। अभी भी लोग प्रेफर करते हैं सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि कॉपर के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें पॉइजनस हो जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट होता है फूड के साथ, है ना? समझे? तो प्राचीन भारत में टाइम्स बहुत बार ऐसा होता था कि बिकॉज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शन, अगर आपने दूध डाला हुआ है या आपने इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई जो थोड़ी
थोड़ी एसिडिक नेचर के अंदर है सर, ठीक है। तो उसके कारण वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर देगा सर, ठीक है ना। तो उसमें लिकर का भी ये प्रॉब्लम होता है सर, ठीक है। अब लिकर भी कभी-कभी है ना स्टील के बर्तन में पियोगे, टेस्ट आपको उल्टा आ जाएगा, बोले भाई साहब भारी हो गया सर, ठीक है। लोगों के रिएक्शन हमने देखे हुए, बोला ये क्या हो गया? बोले ये रिएक्शन आ गया। मैंने बोला किस बात का सर? ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ये मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है बाटली। मैंने बोला हाँ सर, चलिए सर, ठीक है। ऐसे तो बहुत आपको ज्ञान है बहुत सारी चीज़ों का। फिर कहते हैं कि रुको कुछ और लेके आते हैं सर, ठीक है। तो आप देखोगे टिन कोटिंग होगा सर। इवन सिल्वर सिल्वर होता है ना, सिल्वर के ऊपर भी लोग कोटिंग करवाते थे। मिडीवल एरा में ये वाइन पीते थे सर, वाइन मतलब वही फर्मेंटेड वाला ड्रिंक या डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस भी शुरू हो गई थी। तो उसमें टिन कोटिंग करवाते थे। तो कोटिंग करवाते थे। कोटिंग करवाने से फायदा क्या होता था कि अंदर रिएक्शन नहीं आएगा सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि कोटिंग ऑफ टिन वाज नीडेड टू ब्रेक द केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण फर्मेंटेशन ना हो या चीजें बिगड़ ना जाए सर, सादी भाषा में सर, टेस्ट ना बिगड़े उसके लिए। और ये टर्किश लेके आए थे सर, है ना। यहाँ पे ये जो टिन कोटिंग का कांसेप्ट है बर्तनों के ऊपर जो आज हम लोग यूज करते हैं, ये भी टर्किश के कारण। तो न्यू क्राफ्ट, आपको प्रश्न क्या पूछा गया? न्यू क्राफ्ट पूछा ना सर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि न्यू क्राफ्ट के अंदर मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ, उसमें कॉइन्स की टेक्निक में कोई बदलाव आया, क्वांटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन के अंदर बदलाव आ रहा है सर, ठीक है। दूसरा टिन कोटिंग हो रहा है सर। तो एक टेक्निक आई कलाईगार, या जो टिन मेटल वर्कर्स उनको कलाईगार कहते थे। कलाईगार का मतलब है कलाकार सर, है ना। तो जो कलाई का उपयोग करते थे, अपना हाथ का उपयोग करते थे टिन को शेप करने के लिए, और टिन बेसिकली मोल्टन शेप में था, तो उसको फिर मोल्ड कर दिया जाता था, क्या कहते हैं, ओवर दी यूटेंसिल। तो आपका कोई भी बर्तन होगा, टप पतीली हो गई, ग्लास हो गया, मग हो गया सर, ठीक है, थाली हो गई सर, कुछ भी हो गया सर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से दिखेगी। दूसरी आपको यहाँ पे मिलती है स्वॉर्ड मेकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मेटल का काफी सारा डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ एक से एक बेसिकली कारीगर से तलवार बनाते थे। तलवार भी दो प्रकार की थी, एक सीधी तलवार थी, एक आड़ी तलवार थी। मतलब आपको मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट तलवार आपको दिखेगी यूं वाली सर, ठीक है ना, समझे। और उसका एक हैंडल आपको दिखेगा सर यहाँ पकड़ने के लिए, ग्रिडिंग ओपन, यूं पकड़ के खचाखची। और एक फिर यूं वाली थी। तो अरब जो थे, ये अरब ऐसी वाली तलवार ज्यादा प्रेफर करते थे सर, ठीक है। सो अरब्स वर एक्चुअली प्रेफरिंग दिस काइंड ऑफ तलवार, है ना वो, क्योंकि वो जो स्ट्रेट तलवार थी वो क्रिश्चियंस यूज किया करते थे सर, ठीक है। तो टर्किश लोगों का आगमन हुआ तो उन्होंने बेसिकली ये सिकल शेप तलवार का ज्यादा यूज किया है सर, ठीक है। और फिर ये सिकल शेप तलवार का यूज जो हो रहा है वो भारत में भी यूज होना शुरू हुआ बड़ी मात्रा के अंदर सर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं, स्टील की, मेटल की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। गोल्ड स्मिथ सोनार का काम हो रहा था। कैम्बे वाज एरिया, क्योंकि कैम्बे एक्चुअली पोर्ट था। तो गुजरात का सिग्निफिकेंस जहां जिस हिसाब से ये जा रहे हैं ना ये लोग सर, है ना। तो एक तो मैपिंग आएगा यहाँ से मिडिवल इंडिया के अंदर से। तो गुजरात में कैम्बे और इन सब पोर्ट्स के ऊपर से मैपिंग आ सकता है। कभी-कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि रीजनल इंपोर्टेंस ऑफ गुजरात इन दिल्ली सल्तनत एज सेंटर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। कि भाई गुजरात की प्रासंगिकता बता दीजिए। गुजरात बंगाल ये दो सेंटर ऐसे थे जहां मैक्सिमम कंट्रीब्यूट हो रहा था ये, क्या कहते हैं, सुल्तान्स को सर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा मेटल्स का फिर मिलिट्री यूज भी होना शुरू हुआ सर, ठीक है। और मिलिट्री यूज में ना इन्होंने दो मेटल्स का, आयरन का यूज सबसे ज्यादा किया था स्टिरप्स के रूप में और हॉर्स शू के रूप में। घोड़े की नाल कहते हैं, आपको पता होगा सर, ठीक है। स्टिरप्स क्या होता है, दोनों साइड के ऊपर पैर फंसा के आप खड़े रह सकते हो सर, ठीक है ना। तीसरा इन्होंने गन पाउडर का उपयोग करना शुरू किया था भारत में सर, ठीक है। तो क्राफ्ट के रूप में आपको पता चलेगा स्टिरप्स का यूज किया गया। अब स्टिरप्स को ना पहले रिकाब कहते थे, इन द अरेबिक एंड दी लैंग्वेज इट वाज नोन एज रिकाब सर, है ना, समझो आप लोग, ठीक है। और अल्तुतमिश जब भारत में स्थायी होता है तो उसने घोड़े के अंदर ये रकाबों का उपयोग करना शुरू किया। तो घोड़े के दोनों साइड के ऊपर आप पैर फंसा देते हो अपने, आपको पता होगा सर, ठीक है। और उसने बेसिकली भारत में एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलपमेंट किया। अब देखिए ये स्टिरप जो थे ये पहले ये लोग लेके आते, कुषाण और ये लोग इंडो ग्रीक से, पर वो आयरन स्टिरप नहीं लेके आते। आयरन मतलब लोहे के स्टिरप नहीं लेके आते। उनके समय पे जो स्टिरप यूज होते थे वो बेसिकली थ्रेड के बने हुए, उसके बने हुए थे। यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि ये जो प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में आयरन स्टिरप यूज हुए, इससे युद्ध में बहुत फायदा होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू इनफैक्ट ना स्टैंड ऑन हॉर्स, आप बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करिए कि बैलेंस कर पाओगे, आर्चरी में यूज हो पाएगा, तलवार वलवार लेके, है ना, आपकी मोबिलिटी को बढ़ा देता है सर, ठीक है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा आपको मिलेगा वो है हॉर्स शू, घोड़े की नाल, है ना। अब नॉर्मल केसेस में घोड़े की नाल भारत में यूज नहीं होती थी। प्राचीन भारत के जो राजा लोग थे वो घोड़े का उपयोग करते थे पर नाल नहीं डालते थे। घोड़े के पैर के नीचे आपने देखोगे लोहे का होता है सर, है ना, पूरा एक यू शेप होता है। लोग घर में भी लगाते हैं आजकल सर, ठीक है। बोलते हैं इससे वो क्या है, ये आती है सर, ठीक है। फिर सीन है ना, घोड़े के पैरों के नीचे होता है यूं करके, उसका पैर पड़ता है टप टप करके आवाज आता है सर, ठीक है। तो यू फाइंड की ये जो घोड़े की नाल है ना सर, हॉर्स शू कहते हैं उसको। ये हॉर्स शू भी इनफैक्ट ये अरब से टर्किश लेके आए सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इसका फायदा ये होता है कि हॉर्स की मोबिलिटी बढ़ती है। हॉर्स सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर, अगर जमीन के ऊपर चल रहा है तो वो ज्यादा चल पाएगा और उसका पैर वैर जो है वो ट्विस्ट नहीं होता है सर, ठीक है ना। तो काफी फायदा। तो ओरिजिनली हॉर्स क्या डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ था तो पहले अपने हिसाब से चलता था, पर डोमेस्टिकेट करने के बाद घोड़े को हम लोग हमारे हिसाब से गाइड करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं सर। और घोड़े की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है सर, है ना। तो घोड़ा आपका दोस्त बन गया तो फिर आजीवन दोस्त रहेगा, है ना। और अगर नहीं रहा और मार पड़ गई गलती से सर, है ना, यू नो दैट ना, घोड़ा बैठने नहीं देता सर ऐसे जल्दी सर, ठीक। तो फिर हालत खराब हो जाएगी सर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी क्या हुई सर, आपको पता है सर, ठीक है ना। नॉर्मल केसेस में घोड़ा गिरने भी नहीं देता है। वंस यू बिकम देयर फ्रेंड ना, द हॉर्स विल मेक श्योर कि यू विल नॉट फॉल फ्रॉम द हॉर्स। तो गिरने भी नहीं देगा आपको सर, ठीक। वो इतनी दोस्ती कर देता है आपसे, वो उसको लगा कि यही मेरा पिता बंधु सखा सब कुछ है सर, ठीक। बट फिर ऑब्वियस था कि वो नाराज भी हो गया तो फिर बेटा हालत खराब हो जाएगी आपकी सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। बट ये चीज बहुत ही तो ये घोड़े की नाल इसके लिए कारखाने बनवाए थे बाय द वे अलाउद्दीन खिलजी। और इसके समय पे आप देखिए, और उसके लेटर पीरियड के अंदर जब तुगलक आएंगे उन समय के दौरान ये कारखाने बन रहे हैं, बोले बनाओ इसका मैन्युफैक्चरिंग करो सर, है ना, लार्ज स्केल के अंदर सर, ठीक है। तीसरा इनके समय पे गन पाउडर का यूज हुआ सर, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। अब ये शुरू हो गया था गन पाउडर का। गन पाउडर का मतलब ये है कि तोप का उपयोग नहीं हुआ था, कैनन्स का यूज नहीं हुआ था सर, ठीक है। गन पाउडर का यूज हो रहा था पटाखों के अंदर सर, है ना। तो आप देखते हो ना 5 शॉट्स, 50 शॉट्स, 100 शॉट्स, 200 शॉट्स, ये दिवाली में आते हैं ना, यूं करके जाते हैं ऊपर फर्र करके, पायरोटेक्निक कहते हैं, आतिशबाजी कहते हैं उसको सर। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनफैक्ट दिल्ली के अंदर ये टेक्निक यूज की, गन पाउडर की। गन पाउडर ओरिजिनली चाइना से आया है, पर टर्किश लोग बेसिकली इंडिया में लेके आए थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। गन पाउडर का जो रेगुलर यूज है वो 15 सेंचुरी के बाद बढ़ गया। बहमनी किंगडम ने यूज किया था, अपने कैनन्स के अंदर यूज किया, और बाबर ने फिर उसको बड़ी मात्रा के अंदर उपयोग किया। पोर्चुगीज ने यूज किया, पोर्चुगीज तो यूरोप से लेके आए थे। बट इंडिया में गन पाउडर का इंट्रोडक्शन जो है वो टर्किश ने किया था। उसका वेपन्स के रूप में यूज करने की शुरुआत मतलब मोबाइल कैनन्स के रूप में बाबर ने किया था। 2015 की प्रीलिम्स में प्रश्न आया था कि गन पाउडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर, और लोग बहुत फंस गए क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेगा प्रीलिम्स के अंदर आया था वन ओनली टू ओनली वाला स्टेटमेंट में। और लोग बाबर पानीपत में गन पाउडर है, बट गन पाउडर तो पहले से था,
वो टर्किश लोग लेके आए थे। बाबर ने जो उपयोग किया था उसका मोबाइल कैनन के रूप में, तोप के रूप में यूज किया था, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया में वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस ऑफ गन पाउडर, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं हमको सब, ठीक है। तो ये जो न्यू क्राफ्ट एंड न्यू प्रोडक्शन टेक्निक है उसके लिए तो संस्कृत में एक शब्द यूज होता है सुप्रानीति, बट कोई एविडेंसेस हमको नहीं मिल पा रहा है। संस्कृत में कुछ लिखा गया था ऐसे शब्द के बारे में कि भाई ये फटता है इस तरह से, बट वी डू नॉट, वी आर नॉट एबल टू गेट द डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर द सेम। तो जब एविडेंसेस नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट, है ना। चलिए, तो ये भी टर्किश लोग लेके आए। तो आप देखिए कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, और ये खाली एक क्राफ्ट के रूप में मत देखिएगा सर, ठीक है। यू सी दी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सर, इसमें फिर सरप्लस बनता रहेगा सर। जितना सरप्लस बनेगा उतना क्या होगा सर, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, दिस विल लीड टू द अर्बनाइजेशन। सही गलत सर, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट हुआ। तीसरा, आप इसी समय के दौरान ग्लास मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखता है सर, ठीक है। सो वी डू गेट इंस्टेंसेस ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एज वेल सर, ठीक है। अब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, भारत के अंदर ट्रेडिशनली लोगों को ग्लास का उपयोग पता था। इनफैक्ट आप देखिए अरेटीन वेयर पॉटरी कहते हैं, अरेटीन वेयर पॉटरी होती है उसमें ग्लास इफेक्ट आती थी, इटाली से इंपोर्ट होती थी इन द संगम पीरियड, यू विल फाइंड दिस थिंग, है ना। वी वर अवेयर अबाउट दैट कि ये आती है, ये ग्लास इफेक्ट वाली पॉटरी है सर। इंडियंस वर फैमिलियर विद द ग्लास, हम वो बैंगल्स और ये बीड्स और ये सब बनाते थे सर, बट हमने उसका लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। और ये टर्किश राजा हैं, ये शौकीन लोग थे, बोले ये क्या, बोले है ना कॉपर के ऊपर खा रहे हैं, बोले थोड़ा कुछ लाओ सर हमारे लिए सर, ठीक है ना सर, सिरामिक ग्लासवेयर की चीजें होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल एशिया से, समरकांड से, वेस्ट एशिया से, जो भी पर्शिया से जो भी चीजें बन रही थी ग्लासवेयर की, यूरोप के अंदर से वहां ट्रेड हो रहा था, वो सब इंपोर्ट करवाई। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ कारीगर को बुलाया, बोले इधर चपड़गंजू, गुलाम था उसका, बोले जी महाराज, है ना, सुल्तान कहते हैं ना उनको, बोले जी सुल्तान, बोले ये दिख रहा है, बोले हाँ, ऐसा कैसा बनाना है इसी डिजाइन के साथ, बोले जी सर हो जाएगा सर, वेरी गुड। एंड देन यू विल फाइंड की फिर मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ। तो ग्लासवेयर की जो टेक्नोलॉजी है सर, उसमें जो डिजाइनर ग्लासवेयर आता है सर, वो आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिल जाएंगे इन दिस पीरियड सर, गेटिंग अपॉन। तो ये जो ग्लासवेयर की टेक्निक है उसका मैन्युफैक्चरिंग वो बाहर से इंपोर्ट किया गया, भारत के लोगों को पता था पर हम लोग उसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाए, उसका आर्टिस्टिक यूज नहीं कर पाए, जो होता था बहुत लिमिटेड होता था। तो विद द एडवेंट ऑफ द टर्किश इन इंडिया ये भी बदलाव आ गया सर, गेटिंग अपॉन, समथिंग नहीं। इसके साथ साथ बाटली का बदलाव आया सर। प्राचीन भारत में लोग तो शौकीन थे सर। देखिए चीजों को आप कानूनी रूप से बंद करने की कोशिश करते हो कि बाटली नहीं पीनेंगे ये वो सब, पर सोसाइटी को कुछ कुछ चीजों का वो नशा होता है सर, ठीक है। सब ऐसा नहीं होते, बट देयर विल बी सम एलिमेंट्स हु विल बी फॉन्ड ऑफ सर्टेन ड्रिंक्स, है ना, उनको मजा आती है सर, है ना। तो प्राचीन भारत में भी आपको सोमरस दिखता था, वो फर्मेंटेशन से होता था। फर्मेंटेशन समझ में आता है, सड़ना होता है सर, ठीक है। तो चीजें सड़ती है सर, है ना, फर्मेंट होती है, उसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन आता है। तो बाटली ऐसे ही बनती है सर, राइस से फर्मेंटेशन होता है, शुगर केन जो देसी होता है लट्ठा कहते हैं उसको, कूच कहते हैं अंग्रेजी में सर, है ना, शुगर केन से बनता है, महुआ से बनता है सर, है ना, फ्लावर्स से बनते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा रिएक्शन ज्यादा हो जाता है तो वो फिर भारी पड़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि देसी पीने के बाद देन 15-20 पीपल विल डाई समवेयर, न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में 10-15 लोगों ने देसी पी लिया तो जहरीली हो गई। क्यों, फर्मेंटेशन में फिर जहर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो यू फाइंड कि ये प्रॉब्लम बहुत था। तो फर्मेंटेशन में ट्रेडिशनली ड्रिंक बनते थे, ऐसा नहीं था कि फर्मेंटेशन में नहीं बनते थे। टर्किश लोगों ने डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज की थी, समझे आप लोग, ठीक है। अब डिस्टिलेशन भी भारत में यूज, डिस्टिलेशन समझ में आता है ना, उसको थोड़ा गर्म करते हैं, डिस्टिल करता है सर, है ना, स्टेप बाय स्टेप लेवल के ऊपर, और उसकी स्टीम का उपयोग करके उसको फिर ठंडा करने दिया जाता है। देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग, है ना, गर्म करके ठंडा करने की जो टेक्निक है वो डिस्टिलेशन की टेक्निक। आज की तारीख में डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन दोनों का मिक्सचर यूज होता है। अगर आप कहीं पे वाइनरी में या कहीं चले जाइए सर, ठीक है, तो यू फाइंड बोथ दिस टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन। और फिर इनफैक्ट है ना, मैं एक बार यूरोप में गया था तो वहाँ की इंडस्ट्री में हम लोग विजिट करने गए थे, वो यही बनाते थे, वो ट्रेडिशनल टेक्निक से बनाते थे, तो सब पूरा बताया स्टेप बाय स्टेप, गजब बनता है सर, ठीक है ना। चलिए, तो डिस्टिलेशन भारत में भी होता था, ऐसा नहीं है। टर्किश लोगों ने उसका एक्सपांशन करवाया। एक्सपांशन करने का मतलब है क्योंकि उनके लोग बहुत शौकीन थे, उनके सबके सब नोबल्स। अब भारत में ट्रेडिशनली आपको लिटरेचर के अंदर ये पार्ट नहीं दिखेगा। आप एंशिएंट इंडिया के ज्यादातर लिटरेरी एविडेंसेस दिखा दीजिए, वेदिक एज में खाली सोमरस के बारे में लिखा है। राजाओं के कोर्ट में जितने भी कविराज थे किसी ने नहीं कहा कि हम बाटली बॉय हैं। टर्किश नोबिलिटी की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था बाटली बॉय बनना सर, क्योंकि उसी के थ्रू आपका नेटवर्क बनता था। यू नो दिस ना सर, ये आज की तारीख में भी लागू होता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आज की तारीख में इसके लिए लागू होता है कि लाइक माइंडेड लोग खुल जाते हैं, अपना दिमाग खोल देते हैं सर, ठीक है, कई पॉइंट। तो टर्किश लोगों के समय पे ये डिस्टिलेशन इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करवाया गया और डिस्टिलेशन की टेक्निक को बदला। तो प्राचीन भारत में डिस्टिलेशन होता था बाटली बनाने के लिए, बट उतनी लार्ज स्केल यूज नहीं होते थे सर, ठीक है। बट व्हेन द टर्किश केम टू इंडिया दे वर फॉन्ड ऑफ एक्सोटिक ड्रिंक्स एंड एक्सोटिक यू नो थिंग्स एज वेल। तो इन्होंने डिस्टिलेशन की टेक्निक को बढ़ाया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे तो मैंने आपको कल बताया था कि एक वाइन डिस्टिलर हुआ करता था, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने मंत्री के रूप में दर्जा दे दिया था। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि द डेवलपमेंट ऑफ दी मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ पे ये अजीज खुमार करके एक वाइन डिस्टिलर था, जो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मिनिस्टर के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किया जाता है, गिरिंग अपॉन। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट इनफैक्ट है ना दिल्ली के सल्तनत के समय पे होगा। और दिस टेक्निक्स एक्चुअली प्रोलिफरेटेड, और जितना प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्निक होगा उतनी ही प्रोलिफरेशन ऑफ इंडस्ट्री होगी। जितनी ही प्रोलिफरेशन ऑफ इंडस्ट्री होगी, इट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दिस विल लीड टू द अर्बनाइजेशन, समझे आप लोग। तो नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट समझ में आया आपको, इतने सारे में न्यू एडवांसमेंट हो। न्यू का मतलब है ये नवा था, है ना, इट वाज अ न्यू एरिया, इट वाज अ न्यू डेवलपमेंट, है ना, जो ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग था। ट्रेडिशनल तो चालू है, ट्रेडिशनल तो जैसा है वो चालू है, एग्रीकल्चर में भी है। अब देखिए स्पेसिफिक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया, स्पेसिफिक टेक्सटाइल से प्रश्न आया, बिल्डिंग आर्किटेक्चर का क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग से 2 घंटा पढ़ाने वाला, वहां से भी क्वेश्चन आ गया। प्रश्न आपको मिलिट्री टेक्नोलॉजी से आ सकता है, या ओवरऑल न्यू क्राफ्ट के ऊपर से आ सकता है, या आपको क्या पूछा गया था कि नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्बन इकोनॉमी में क्या हेल्प कर रहा है सर। एक तो ये प्रश्न पूछा है, न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन वर इंट्रोड्यूस बाय द टर्क, तो इसमें ये आठों के आठों लिखना है। उसमें एग्रीकल्चर के अंदर क्राफ्ट प्रोडक्शन मत लिखिएगा, पर एग्रीकल्चर के अंदर आप लिख सकते हो वीविंग एंड दी डाइंग, इट वाज अ क्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ना, वीविंग एंड डाइंग एंड स्पिनिंग एज वेल, वो एग्रीकल्चर में न्यू इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब टेक्सटाइल के अंदर, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि भाई कारीगरी का करना, इनले मेकिंग करना सर, पेपर मेकिंग के क्राफ्ट के रूप में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और टीन कोटिंग में मेटलर्जी का डेवलपमेंट, ग्लास इंडस्ट्री एंड डिस्टिलेशन, ये सबके सब बेसिकली अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे नए इंट्रोडक्शन थे। और उसी के ऊपर 15 मार्कर का क्वेश्चन था, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, 2-2 लाइन लिखनी है सर। जितना डाइवर्सिफाई करके लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। जितना डाइवर्सिफाई करके लिखोगे ना,
कुछ चीज़ें पुरानी थी उसको उन्होंने एक्सपांड किया, जैसे डिस्टिलेशन चल रहा था उतना नहीं चल पा रहा था, फर्मेंटेशन चल रहा था उसकी, तो यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है और इतना बढ़ गया तो राजा को कुछ-कुछ, अब ये अज़ीज़ कुमार को इसने क्यों मंत्री बनाया होगा? भाई वो गिवन हाई इंपॉर्टेंट पोजीशन। मेरा ये मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके द्वारा जो बनाया हुआ जो ड्रिंक होगा उसको चखा होगा और उसको इतनी वो मज़ा आ गई, बोले ये सिंगल मॉल्ट जैसा लग रहा है सर, ठीक है ना, समझे? बढ़िया बनाया गुरु सर, जो भी बनाया सर। समझे? बोले ये तुमको कल बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिला। यार हू एक्चुअली अपॉइंट्स अ वाइन डिस्टिलर टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड व्हाई वाइन डिस्टिलर विल बी अपॉइंटेड सर? समझे ब्रो? ठीक। आप सोचिए, आप अपने हिसाब से सोचिए सर। यू थिंक अबाउट दैट पॉइंट, है ना? समझ में आया कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सर, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कि जब इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा था, जब इतनी सारी प्रोडक्शन की टेक्निक बढ़ती है, तो क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? गेटिंग माय पॉइंट? देखिए कितनी लिंकअप हो रही है, आपको अभी तक समझ में आया? एक्चुअली हम थीमेटिक पढ़ रहे हैं। हमने अभी सबसे पहले देखा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वी स्टार्टेड ऑफ विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में गए और नॉन एग्रीकल्चर में हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी देखी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज देखी सर। कितनी सारी एक्टिविटीज को न्यूली इंट्रोड्यूस था, जो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया सर। अब राजा चाहता है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, द किंग वांट्स कि ये जो नई नई टेक्निक आई है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा सर, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। जितना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा इट विल लीड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन। समझे? तो थर्ड अर्बनाइजेशन का जो इकोनॉमिक पॉइंट है ना, हम लोग पीछे देख रहे हैं। अभी तक थर्ड अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। उसने पूछा ट्रेड एंड कॉमर्स अर्बनाइजेशन कैसे हुआ वो बताइए। हाँ आप देखिए, दे हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि कहाँ गया बे? हाँ ये रहा, हाउ डिड द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी? खिलजी सन तुगलक के समय पे क्या डेवलपमेंट होता है? वही है सर, अर्बनाइजेशन। यू कैन आल्सो राइट अबाउट स्लेव डायनेस्टी, बलबन के समय से शुरू हो गया था। बलबन ने थाना चौकीज को एस्टैब्लिश किया, तो पढ़ा था वो सर, कल इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो यू गॉट दिस मच पार्ट क्लियर सर, अभी तक का पार्ट क्लियर हो गया सर आपको। आप इसमें से माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल सबके ऊपर क्वेश्चन आया है सर। अभी ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बाकी है सर, अर्बनाइजेशन के ऊपर बाकी है सर। अभी हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर चलेंगे। प्रोडक्शन दो प्रकार से होगा, एक कारखाना सिस्टम के थ्रू होगा सर और दूसरा क्या होगा, प्राइवेट सिस्टम के थ्रू होगा। समझे कि नहीं समझे? इंडिया लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट लैक इन मटेरियलिस्टिक इनोवेशन। ट्रेडिशनली सब जगह होता है, रिसोर्सेज होते हैं सबके पास, और आपके पास वो थॉट नहीं होता है तो नहीं चल पाएगा। थॉट हमारा अभी भी फ्यूडल है, फ्यूडल मतलब वही वो सामंती थोड़ी विचारधारा है। द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई दैट, है ना। जिस दिन उसको डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ज़्यादा आगे चल पाएंगे सर, है ना, वरना कॉलोनी बन जाएंगे। देखिए रिसोर्सेज होने से आपका विकास हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी लोग आगे चल पाते हैं सर, ठीक है। रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी, हाँ ये रहा सर, है ना, दिस इज दी अरघटा, ये सखिया बता रहा था मैं, नोरा सखिया ये वाला दिख रहा है आपको सर, ठीक है। इसमें से पानी निकलेगा सर, ये पानी है ना नीचे गिरेगा यहाँ से, ठीक है, ये इधर से ऐसे नीचे गिर जाएगा सर, ठीक है, और फिर वहाँ से चैनल के थ्रू चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, है ना, थैंक यू वेरी मच सूरज। सूरज बोल रहे प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट, है ना, आपने आंसर खुद ही कर दिया सर उसका। चलिए सर ठीक है, ओके। नहीं मतलब ये तो सिस्टम है, ये तो सिस्टम के अंदर ही आता है, हाँ ये सब में आता है सर, सिस्टम में आता है, हाँ सिस्टम में अंदर ही लिख के आता है। नहीं नहीं सर, गाना बजाया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल सर, ठीक है। यहाँ हमारी कॉलोनी में वो आती है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सर, तो ये डोर टू डोर कलेक्शन है, वो गाना बजाता है सर, ठीक है। तो गाना बजा सर, अभी हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको? आपको हॉर्न सुनाई दे रहा है? पी 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 आवाज आ रही है सर, ठीक है, ये हॉर्न उसका है सर। तो मुझे एक्चुअली उसको एक गिफ्ट करना है सर, वो गाना, वो एक रेडियो छोटा सा गिफ्ट कर दूंगा उसको, बोला आएगा तो फिर वो प्ले करना, तुम यहाँ पे आओ, ये गली में आओ तो वो कचड़ा गाड़ी वाली रे सर, हाँ यू नो दिस ना, और यशराज ने इसके ऊपर वो बनाया था। चलिए लेट मी कम बैक, सुना है आपने? सुना है गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, ठीक है, ठीक है, वेरी जेन्युइन पीपल, ओके। ये देखिए वेस्ट, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जो है, इसमें सेग्रीगेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आई वाज पार्ट ऑफ सम रिकमेंडेशंस, जब ये जनरूम चल रहा था, जनरूम पता है ना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, फिर उसको अमृत कर दिया गया। तो जब जनरूम था ना तब की बात है, तो वी वर गिविंग कंसल्टेंसी टू सम कॉर्पोरेशंस। अब एक बहुत बड़ी इंडिया की एक स्टेट की नगर महानगर पालिका थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका बजट 1000 करोड़ में था। 1000 करोड़ समझ में आता है सर, इट्स ह्यूज, मतलब एक सिटी को गवर्न करने के लिए इतना बड़ा बजट। तो उसमें इशू आ रहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने कहा, और फिर मेरे पास मेरी टीम भी थी और अदर एक्सपर्ट्स एज वेल, तो हम रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग कर रहे थे। हमने कहा कि वेस्ट सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो मैं स्लाइड्स दिखा रहा था, तो देवर कॉर्पोरेटर्स, देवर मेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट भी थे, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब भी थे, अर्बन डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे वो राज्य सरकार में। तो फिर हमने कहा कि सर वेस्ट सेग्रीगेशन करने की आवश्यकता है। देन वी गिव द मॉडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वी गिव, ये मैं आपको 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2011 की। ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था और बहुत सारे और भी मुल्कों में हो रहा था। मैंने कहा कि ये लोग करते हैं, घर में ही डस्टबिन से आप सेग्रीगेट करना शुरू करिए। सो यू क्रिएट अ हैबिट ऑफ सेग्रीगेटिंग वेस्ट इन योर हाउस ओनली, एंड यू हैव 2 3 4 डस्टबिन्स। सो व्हेनेवर, और फिर वहाँ फॉरेन कंट्रीज में भी डोर कलेक्शन होता है, वहाँ वो गाड़ी वाला आता है, हॉर्न नहीं बजाता है, गाना नहीं बजाता है, बट यू नो दैट वो टाइमिंग के ऊपर आएगा। एंड मैंने कहा कि फिर हमने मॉडल 2 3 कंट्रीज के मॉडल बताए थे। तो उस टाइम पे भारत में शुरू हो रहा था, 10 12 साल पहले की बात है। कुछ कुछ जगह पे होता था पर बहुत उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं थी। उसमें गोस्ट गाड़ियाँ चलती थी। गोस्ट गाड़ियाँ मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टर बताएगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी चलती है, नगर पालिका की खुद की नहीं है ज़्यादातर में। वो बताएगा कि मेरे पास 200 गाड़ी चल रही है ऑन पेपर, वो 200 गाड़ी का पैसा लेगा। गाड़ी होती है 50, वो अल्टरनेट डेज पे सोसाइटी में जाती है। सोसाइटी वाले को लगता है कि इसका अल्टरनेट डे का कलेक्शन होता है, ऑन पेपर डेली कलेक्शन होता है ना। फिर हमने वो जीपीएस डलवाया, वी गिव रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट कि भाई यहाँ जीपीएस डलवाओ सर, इसको मॉनिटरिंग करो, है ना। गाड़ी का आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, एक साल से गाड़ियों का बजट दिया हुआ था, मॉनिटरिंग ही नहीं हो रहा है सर। मैंने बोला कभी आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया? जो मैं तो कंसल्टेंट की तरफ से ये चीज़ें दे रहा था, अर्बन कंसल्टेंसी थी हमारी, ठीक है। तो मैंने कहा कि नॉट अ सिंगल वेरिफिकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दिस वेस्ट कलेक्शन कार्स हैज बीन डन। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है मेरी 200 गाड़ियां चल रही है, आपके पास वो लिस्ट है, लिस्ट देके आप देखने गए कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया एक दिन? ये भी नहीं है, सरकार को गजब चलती है सर।
फिर पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर का किसी के साथ वो कोई कॉर्पोरेटर के साथ नेक्सस था एंड फिर वो म्युनिसिपल कमिश्नर एक्टिव हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाया, रीटेंडरिंग हुआ, फिर रीटेंडरिंग में 1 महीने तक डोर कलेक्शन वो बंद हो गया, तो पब्लिक मुआ-बुम कर रही है, मीडिया न्यूज़पेपर में छाप रही है, बोले देखो सरकार कचरा उठाना भूल गई सर, यू नो दिस व्हाट हैपेंस। तो कमिश्नर हमारे को बोला, बोले तुम्हारी ये क्या था ये फलाना टीम का। मैंने बोला सर हमारा क्या प्रॉब्लम था, हम तो सच्चा को सच्चा बोल रहे थे, गलत को गलत कह रहे थे। आप कंसल्टेंट के रूप में हमको हायर करते हो तो वी कैन नॉट शुगरकोट थिंग्स ना। कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि निष्पक्ष होके उसको जो ओपिनियन देना है सरकार को कि भाई ये रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, आप करिए सर, ठीक है। तो प्रॉब्लम चलते रहे। तो उसमें मैं नगर पालिका की बात कर रहा था, उसमें क्या हुआ सर कि डोर कलेक्शन को लेके, तो मैंने कहा कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन शुड बी मैंडेटरी। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने स्लाइड्स पे डाला, मैंने कहा कि एक लाल कलर का डस्टबिन, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, 3 डस्टबिन रखिए कम से कम ऑर्गेनिक के लिए, नॉन रिसाइक्लेबल मतलब जो है उसको अलग कर दो। तो कहा कि हु विल प्रोवाइड द डस्टबिन। तो उसमें एक पार्षद थे, कॉर्पोरेटर था, वो खड़ा होकर यूं कह रहा है, ओपन डिस्कशन था, सब पॉलिटिकल लीडर्स थे, बोला कि डस्टबिन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द नगर पालिका, महानगर पालिका। कमिश्नर साहब बैठे हुए बोले ठीक है, तो उनके पीएस ने पॉइंट नोट किया, हमारी टीम ने भी पॉइंट नोट किया सर। फिर हम तो निकल गए सर। फिर 1 आध साल के बाद मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था वो सिटी के बारे में, तो वहाँ डस्टबिन स्कैम बाहर आया, ठीक है। तो मेरे को मीटिंग याद है, मैंने बोला अच्छा वो डस्टबिन को लेके उस दिन प्रपोजल है उसका स्कैम आ गया सर। अरे तौबा, मैंने कहा सर ठीक है ना, ठीक है, गाड़ी वाला आया, कहाँ हो गया? तो तब तो गाना भी नहीं आया था। मैं दोस्त के साथ में बात कर रहा था, वो भी कंसल्टेंसी में। बोले नायक पिलाना शुरू थी, मैंने बोला खबर तो है यार, तू 12 छापे चढ़ी थी। मैंने कहा यार जबरा से बताया सर, ठीक है। बोले यार आप एक घर में आपके लिए सरकार डोर कलेक्शन दे रही है, घर पे आके आपके आप घर में 3 बकेट्स का यूज़ नहीं कर सकते सर। 3 ऐसे डब्बे नहीं रख सकते जहाँ सेग्रीगेट। तो मेरी कज़िन ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो मैं उसके साथ में बात कर रहा था। उसने कहा कि वी हैव अ फाइन ऑफ $100 इफ यू डू नॉट सेग्रीगेट वेस्ट। गलती से और दूसरे डब्बे में डाल दिया ना हमने, तो भी हमको फाइन लग जाता है, ठीक है ना। $50, $100, $200 का खर्चा हो जाता है सर। फटाक से फाइन मारती है उनकी काउंसिल, सिटी काउंसिल होती है ना, छोटी-छोटी काउंसिल होती है, सबर्ब्स की ओर से। तो बोल रही थी $100 का फाइन मार देती काउंसिल हमको। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हमने नहीं किया ना तुरंत, क्योंकि वो गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक गाड़ी आती है। आपको वहाँ पे जाके डब्बा रख देना है, और डब्बा वो फोकलिफ्ट से अप हो जाता है, और फिर एक डब्बा यूँ गिरता है, एक डब्बा यूँ गिरता है, आपको उसके स्टैंड के ऊपर रखना होता है। तो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ फोकलिफ्ट है ना, आप यहाँ पे रखोगे, 3 डब्बे अलग-अलग उसका कंपार्टमेंट किया होता है, और ये अप हो जाएगा और अपने ही सेक्शंस में जाके गिरेगा, वो डब्बा खाली हो जाएगा पीछे। तो आपको खाली जगह रखना ही होता है। सर ठीक है, और रखना उसमें भी उनके पास वो बंदा होता है जो आपके घर के दरवाजे के बाहर वो रख देता है सर, ठीक है। तो कुछ-कुछ जगहों पे तो वो भी हो रहा है, पर आप डब्बा तो खुद का यूज़ करो सर, ठीक है, वो थोड़ी नगर पालिका देगी। समझे आप लोग, ठीक है। तो भारत का एक्चुअली विकास नहीं हो पाता, उसके पीछे भारत के लोगों की मानसिकता बहुत रिस्पॉन्सिबल है। समझे आप लोग, ठीक है। सो ये गाड़ी से मैं कहाँ चला गया था सर, ठीक। हॉर्न बजा सर, ये अल्टरनेट ही आता है सर, ये अल्टरनेट ही आता है। तो फिर यहाँ के पार्षद है, मैंने एक बार उनको पूछा था, मैंने बोला सर अपना रूट अल्टरनेट है या डेली का है? बोले बोले नहीं, नहीं अल्टरनेट है। मैंने बोला तो ठीक है ना, चलिए ओके। मुझे लगा कि डेली का रूट होगा, अल्टरनेट आता होगा कलेक्ट करने के लिए, समझे नहीं सर। तो पार्षद जी ने कह दिया तो आई गॉट द एश्योरेंस, पार्षद जी हमारे घर के साइड ही रहते हैं, एक गली छोड़ के ही है सर। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो कहानी क्या बता रहा था, देखिए आप जब जाओगे ना सिस्टम में, आप आपके सामने ही सब कुछ पड़ा होगा, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ ओनली। आप ये छोटे-छोटे सुधार करोगे, बहुत बदलाव आ जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। आप वहाँ सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने के बाद सेग्रीगेट करोगे, तो इट विल बी वेरी मच टफ। अहमदाबाद में यहाँ छोटा माउंट एवरेस्ट खड़ा हो गया, उसको लेके फिर गुजरात हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की कि भाई तुमने जहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट कलेक्शन कर रहे हो, उससे पहाड़ी पूरी क्रिएट की। दिल्ली में भी मैंने देखा था सर, माउंट एवरेस्ट हो गया सर, इतना लाइक नो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मेट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड पाइल्ड अप। उसका पाइलिंग होता है ना, एक के ऊपर एक, माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची हाइट, माउंट एवरेस्ट मतलब मेटाफर है माउंट एवरेस्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने फिर फटकार लगाई, बोले इसको खाली करो, अब सेग्रीगेशन हो रहा है। बोले यार तुम कैसे सेग्रीगेट कर पाओगे जब इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया? तो पॉइंट ऑफ कलेक्शन से सेग्रीगेट कर दो, वहाँ पे तो फिर प्रोसेस ही करना होगा। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दो, जो नॉन डिग्रेडेबल है उसको फिर आप सिंक में डाल दो या उसका वो कन्फाइनमेंट कर दो सर, है ना? तो बाकी सारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे सर। तो उसमें एटीट्यूड चेंज बहुत जरूरी है, बिहेवियरल चेंजेस कहते हैं ना इसको। तो स्वच्छ भारत खाली झाड़ू मारने से नहीं आएगा, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत तब आएगा जब दिमाग में झाड़ू मारा जाएगा इंसानों के। बाकी प्रधानमंत्री कितना भी कर दे, कितने भी प्रोग्राम्स कर दे सर, है ना? जब तक यहाँ मानसिक रूप से झाड़ू नहीं मारेंगे कि भाई यहाँ साफ करना है सर, तो तब तक कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता सर। स्वच्छ भारत कैंपेन के साथ यही हुआ, आपको पता है। यहाँ जो गाड़ी आती है ना, उसमें भी सेग्रीगेशन के 4 कंपार्टमेंट्स, 4 कंपार्टमेंट वाली गाड़ी आती है सर। हाँ, 4 कंपार्टमेंट वाली गाड़ी आती है, कोई भी सेग्रीगेट नहीं करता। मेरे घर पे हम करते हैं, और ये करीबन 7-8 साल 10 साल से इनफैक्ट मैं तो करवाता हूँ, मैंने बोला ये कर दो। तो इट मेक्स सेंस है ना, कि मैंने कहा चलो हम हमारी तरफ से तो करें, बाकी कोई करे कि ना। हमारा नेबर कहता है बोले आप 3-4 डस्टबिन क्यों खाली करना है, तो एक में लेके आते हो। मैंने बोला सर आप नहीं समझोगे, ठीक है। हम लाइन में राह देख रहे होते हैं, जनरली मैं ही करता हूँ, तो क्या क्लास रहता है इसके लिए। आई वेट फॉर द टाइम, मैंने बोला अभी गाड़ी है, वो ऊपर से आती है, 100 मीटर की गली है हमारी, वहाँ से आना शुरू करते हैं, हॉर्न सुनाई देता है, टट टट टट, बोला आओगे आओगे, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, मैं आपको कारखाना सिस्टम बता रहा था। अब देखिए क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टर्किश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्राफ्ट, इट लेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज दो तरह से बनती है, एक बनते हैं कारखाना जो स्टेट ओनरशिप में थे, और एक बनते हैं प्राइवेट ओनरशिप के अंदर बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग जोन। इन दोनों ने बेसिकली क्या रोल प्ले किया, आपके यहाँ पे इनफैक्ट डेवलपमेंट करना शुरू किया, और यही डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर से वी कम टू नो अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू सर कि क्या होता है। ये जो कारखाना सिस्टम है, ये जो कारखाना सिस्टम है, ये कैसे होता था उसको 2 मिनट में ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, फिर डिटेल में कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी इंप्लीकेशंस बताइए। क्योंकि आपको पूछा है ना, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रश्न है, कहा गया हाँ, कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो यही पूछा है, एक्चुअली कारखाना सिस्टम में पूछा है, दो ही पूछा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज घर में चलती थी, ये छोटे-छोटे कस्बों में चलती थी, 3-4 दुकानें इकट्ठा करके किसी ने कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, या 3-4 गिल्ड के लोग इकट्ठे हुए। मिडिवल इंडिया में गिल्ड थे, पर उतने पावरफुल नहीं थे जितने एंशिएंट इंडिया में थे। इन मिडिवल इंडिया वी डू फाइंड एविडेंसेस ऑफ गिल्ड्स जो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में कार्य करवा रहे थे। बट मिडिवल इंडिया में क्या हुआ कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप वाले गिल्ड्स थे उतनी डोमिनेट नहीं करेंगे जितना स्टेट डोमिनेट करेगा सर, ठीक है, करेंगे। सो इन एंशिएंट इंडिया देयर वर गिल्ड्स, इन द मिडिवल इंडिया आल्सो वी डू फाइंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड द गिल्ड्स व्हिच वर टेकिंग प्लेस। बट इन द मिडिवल इंडिया द कारखाना डोमिनेटेड द होल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर। कारखाना सिस्टम ने पूरी पूरी सिस्टम को डोमिनेट किया। ये क्यों किया, उसके पीछे का कारण था राजा खुद इंटरेस्टेड था। अब क्या राजा प्रजा के लिए इंटरेस्टेड था, तो याद रखिएगा नको, राजा खुद के लिए इंटरेस्टेड था। तो राजा ने कारखाने बनाए 2 प्रकार के, एक है रतीबी कारखाना
और दूसरा है गैर रतीबी कारखाना। गैर समझ में आता है, गैर इज द ऑपोजिट ऑफ, है ना, हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा गैर हो गया, मतलब तुम्हारे साथ रिलेटेड नहीं हूँ इसके लिए। रतीबी कारखाने के लिए जो राजा को डे टू डे जरूरत थी, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, उसकी जो भी डिमांड थी, खाने पीने की डिमांड थी, है ना, किचन की जो डिमांड थी, उन सबको फुलफिल करने के लिए उसने बेसिकली रतीबी कारखाना बनाया। उसके लिए एक हेड बनाया गया। ये हेड अकेला नहीं हुआ करता था सर, ठीक है ना, यू विल फाइंड कि उसके लिए एक दीवान हुआ करता था, उसके लिए एक अकाउंटेंट हुआ करता था, उसके लिए पूरी की पूरी सिस्टम आप देखोगे तो एक हायरार्की क्रिएट करवाई जाती थी, और उसमें एक रॉयल ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था कि बेटा तुम प्रोडक्शन करवाओ मेरे लिए सर, ठीक है ना। इसका सालाना या मंथली एक्सपेंडिचर करीब 1.5 लाख रुपए था। 1.6 लाख टन का वाज द एक्सपेंडिचर फॉर दिस, यू कैन इमेजिन, रतीबी कारखाना जो डेली इंटेक के लिए सर। दूसरा गैर रतीबी कारखाना। ये गैर रतीबी कारखाने में राजा को खाने पीने के अलावा जो बाकी सारी चीजों का शौक था ना, वो फुलफिल किया जाता था। बोले क्या, बोले हथियार चाहिए। बोले क्या चाहिए, बोले एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कारपेट बनाते हैं। बोले क्या चाहिए, फर्नीचर बनाना है, तंबू बनाना है, कपड़े बनाना है, रॉयल चीजों को एम्बलम के रूप में बनवाना है। उसमें कोई फिक्स हेड नहीं हुआ करता, ना ही कोई फिक्स सैलरी हुआ करती थी। जैसे डिमांड हुई उस हिसाब से बेसिकली ये गैर रतीबी कारखाना चलता था। तो 2 कारखाने राजा बनाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, समझे, स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स के रूप में कारखाना, और उसके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाया गया फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट। खुद की बेनिफिट का मतलब है राजा, रॉयल फैमिली, आर्मी, है ना, आर्मी को स्टैंडर्डाइज किया गया था, चेहरा डार्क सिस्टम, यूनिफॉर्म दिया जाता था। अब अगर आपके पास 4 लाख की सेना है तो 4 लाख को आप यूनिफॉर्म दोगे ना सर, ऐसा थोड़ी है कि कोई यूं कपड़ा पहन लो, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आएगा सर। तो होता क्या है कि ये 2 प्रकार के कारखाने के थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के थ्रू कारखाने बनाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू, वीविंग इंडस्ट्री एक डेवलप हो रही थी, और उन सब के थ्रू बेसिकली आप देखोगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, स्लेव्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, लेबर का डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली कि शोषण ज्यादा हो रहा था, और इसी बेसिस के ऊपर से फिर यू विल फाइंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगेन इट विल लीड टू मोर ट्रेड एंड कॉमर्स, समझे। ये ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करेगा, क्यों होगा, से फॉर एग्जांपल सुल्तान ने एक रोब पहना है, सुल्तान हैज वॉन अ रोब व्हिच वाज मेड बाय सम काइंड ऑफ कारखाना। सुल्तान को एक बार देखा किसी ने बाजार में जाते हुए, सुल्तान के जैसा हम भी पहनेंगे। तो मैं व्यापारी था, मैंने कहा कि सर इसका ऐसे सेम टू सेम बनवाना है, अब कारखाने में तो मैं बनवा नहीं सकता, आई डू नॉट हैव द एंट्री। तो मैं कोई वीवर के पास गया जो बुनकर का काम कर रहा था, टेक्सटाइल का, प्राइवेट ओनर था। तो सुल्तान ने उस दिन बना देखा था, बोले बना पाओगे, बोला हाँ बना दूंगा सर, मैं चौधरी हूँ, गाँव में अपना बट पड़ेगा सर, समझे, नहीं होगा। हम कहते बड़ा 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 चौधरी बन के घूम रहा है सर, शब्द चौधरी है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, चौधरी कहते हैं उसको। चौधरी क्यों, क्योंकि चौथे भाग का मालिक था वो, गाँव की रेवेन्यू लेता था ना वो। डोंट सी दिस फ्रॉम द सरनेम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आजकल भी जो कटाक्ष मारते हैं ना, बोले बड़ा चौधरी बन के घूम रहे हो बाबू आजकल आप सर, ठीक है, मतलब ही इज एरिस्टोक्रेट एट दैट टाइम सर, चौधरी को सरनेम के रूप में मत देखिएगा कभी सर, ठीक है, तो फिर आज अभी हेरिडिटरी में हो गया है, समझे। तो फिर मैं गया, मैंने कहा कि अपन भी चौधरी है, बोले अपन भी पहनेंगे। आई स्टार्टेड इमिटेटिंग सुल्तान, मैंने सुल्तान को इमिटेट करना शुरू किया अपने एरिया में, और किसान किसान लोग देख रहे हैं, बोले चौधरी साहब घूम रहे हैं भट्ट के साथ, कितनी मोहन। और ये सब चीजें सुल्तान को पता चली, अलाउद्दीन खिलजी को, और बोले कि ये बहुत फुट रहे हो, हवा में बहुत उड़ रहे हो, बोले काटो इसको सर, जमीन ले ली, कपड़े ले लिए, सब ले लिए मेरे। बट ओवरऑल आप देखोगे ना कि दी लोकल पॉपुलेशन स्टार्टेड इमिटेटिंग दी इलीट क्लास, ये अर्बनाइजेशन की तरफ जाता है, आपको ना पता है तो। चलो खिलजी ने लोगों के कपड़े निकलवा दिए, पर बाकी सारे केसेस में आपको ये दिखेगा कि जो चीज रॉयल कारखानों में बनती थी ना, उसका कॉपी पेस्ट होने की शुरुआत हो जाएगी, जो कॉइन्स में भी हुआ, हमने देखा था कि नहीं देखा, कॉइनेज में भी यही हुआ था ना, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने यहाँ पे कॉइन्स बनवाए, लोगों ने घर पे बनवाने शुरू कर दिए, याद आया आपको, हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन हुआ फिर, है ना। तो 16 तारीख है अभी तो बाकी है 2 महीने से, ठीक है, हर चौथे दिन नया ऑर्डिनेंस आ जाता था सर, ठीक है। बोले पहले 2000 निकालेंगे, नहीं फिर 4000, नहीं 4 नहीं निकालेंगे 2000 करेंगे, तो भाई क्या कहना चाहते हो सर, ठीक है, निपटाओ इसको सर, चलिए ओके, समझे, पॉइंट समझ में आया आपको। ये अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कारखानों में बन रहा था वो तो रॉयल फैमिली के लिए बन रहा था, ये रॉयल डिमांड के लिए बन रहा था। बट व्हेन दी कॉमन पीपल स्टार्टेड इमिटेटिंग दिस पॉइंट, तो कॉमन पीपल कहाँ जाएंगे, वो इनके पास जाएंगे, यार यार घड़ी टैग यूर की पहन के घूम रहा है, बोले कितने की आती है, बोले वो तो यार बहुत महंगी है सर, वो तो एक्सक्लूसिव पीस है, ऐसा कैसा बना सकते हो, बोले एक काम करो रेप्लिका बना दो, क्या कहते हैं फर्स्ट कॉपी सर, है ना, समझे नहीं समझे। एडिडास की जगह अभी बात बनेगा सर, टैग ह्यूअर की जगह टैग हायर बन जाएगा सर, समझे नहीं समझे, करेंगे पॉइंट ना, रीबॉक की जगह रीबॉक बन जाएगा, यू नो दिस नाउ व्हाट हैपेंस। सो इससे क्या होगा फिर, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा सर, आप लॉजिक वो देखिए सर, डोंट सी फ्रॉम द सुल्तानिक पॉइंट ऑफ व्यू, यू ट्राई टू सी फ्रॉम द अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू, इससे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है सर, तो प्राइवेट ओनरशिप जो छोटे मोटे कारीगर से उसको रेप्लिकेट करेंगे, और ये चीज़ होती है ना सर, ये होती है ना। तो अभी मैं एक दिन दुकान, शोरूम की दुकान में था, तो दुकानदार कहता है बोले सब्यसाची है, कपड़े की दुकान में था, तो मेरा तो दिमाग हिस्ट्री में चला गया, बोला सब्यसाची भद्र पत्थर की बात कर रहे हो, मतलब मैंने बोला बाबू आप बंगाली हो, बोले नाना साहब बाग आमनो, तो मैंने बोला आपने सब्यसाची का नाम दिया, बोले सर वो तो डिजाइनर है, मैंने बोला है बाबा, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले थे तो हंस रहे, बोले तू क्या पूछ रहा था उनको सब्यसाची, तो मैंने कहा कि हम तो हिस्ट्री में कैरेक्टर के बारे में पढ़ते, सब्यसाची क्रांतिकारी थे सर, अंग्रेजों के सामने उन्होंने विद्रोह करने का पूरा प्लान बनाया था, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना। तो घर वाले हंस रहे, बोले वो सब्यसाची की बात नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था कि ये जो लहंगा है ये सब्यसाची के जैसा है। तो मैंने कहा कि सब्यसाची का लहंगा तो महंगा आता होगा, तो उसने कहा कि वो तो 2-5 लाख रुपए का आता है, मैंने बोला ये तो 15,000 का दे रहा था, बोले वो कॉपी है, मैंने बोला अब समझ में आ गया, देन आई रियलाइज, मैंने बोला अभी भी अर्बनाइजेशन, अभी भी ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोलिफरेशन इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न डे सुल्तान सब्यसाची को अफोर्ड कर पाते हैं, पर कॉमन मैन कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और कॉमन मैन जब अफोर्ड नहीं कर पाता है तो छोटे मोटे दुकानदार उसमें 19-20 करके उसी प्रकार के डिजाइन को बाजार में बेचते हैं सर, और उसी से ही ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोलिफरेशन, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम पूरी की पूरी साइकिल चलती है सर। आज खत्म करते हैं, 10:30 को एक और क्लास है मेरा, वो क्या कहते हैं अपना स्पेशल क्लास है टेस्ट को लेकर सर, है ना, और फिर कल वापस मिलता हूँ, चलिए बाय, प्लीज टेक केयर सर।